कि try to focus on concept. So this class is totally based on your concept कि फार्मास्यूटिक्स क्या हो सकता है। अच्छा सर, डोजेस फॉर्म्स का मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स आपके हिसाब से क्या है? बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जेनरिक दवा कौन सी होती है? क्यों प्रीक्लिनिकल स्टडी करनी जरूर? सर पेटेंट क्या होता है? व्हाट आर द बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इंपैक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस? क्वांटिटेटिव स्टडी। बॉडी के साथ क्या करती है ये बताइए जरा। डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाएं। सो ऑफिशियली हम लोग फार्मास्यूटिक्स का इंट्रोडक्टरी सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलिए, बाकी लोग जो जुड़ चुके हैं वो जरा मुझे कंफर्म कर दीजिए कि वीडियो और ऑडियो सब कुछ ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर द क्लास। अभी एक सेशन हो रहा था, उसमें डाउट सेशन थे काफी सारे। अब डाउट का 10 मिनट भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकता है, एक ही घंटे डाउट ही क्लियर करते रह जाते हैं, क्योंकि सेशन ऐसे करेंगे जिसमें डाउट्स आपके अच्छे से क्लियर हो, तब जाके सारी चीजें प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो काफी लोग जुड़ चुके हैं जी। प्रणाम, नमस्कार। चलिए, सो आज का हम लोग जो फार्मास्यूटिक्स का सेशन में थोड़ा सा बात कर लेता हूं आपसे। अभी जो फार्मास्यूटिक्स पूरा पोर्शन है दैट विल बी पर्टिकुलरली डील बाय मी एज वेल एज सम टीचर्स आल्सो। सो फार्मास्यूटिक्स मेनली मैं ही देखूंगा, उसके अलावा हो सकता है और कुछ टीचर्स के सेशन भी आपको देखने को मिले। वी विल डिस्कस विथ यू। यस सर, मेडिकल डिवाइसेस सिलेबस डिस्कशन, हाँ बिल्कुल वो होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं पेशेंसली, अभी हमारी क्लास है सूटिक्स की, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज होती है मैं कमेंट पढ़ता हूं और उसके बाद जो है उसको रिजॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, विजय जी कह रहे हैं आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। बाकी लोग का क्या कहना है? बाकी लोग बताइए जरा। देखिए, एक बार रिदम में आ जाऊंगा पढ़ाना तो फिर हम लोग बैक टू बैक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ओके। सोहम जी कह रहे हैं क्लियर है। थोड़ा सा आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए जिनको आवाज नहीं आ रही है। कपिल जी कह रहे हैं क्लियर है सर। ठीक है, चलिए, क्लास को हम सबसे पहले, क्योंकि ये ऑफिशियली आपके बैच की पहली क्लास है, तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्टरी समझेंगे और पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें होगा क्या कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद फैक्ट जो भी आपके आए। ठीक है, सो दिस क्लास इज टोटली बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर आपकी पूरी क्लास होगी। ठीक है, तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना पता हो। उसके अलावा क्लास का एक फॉर्मेट होगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, एंड इन बिटवीन आल्सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, एंड इन द लास्ट ऑफ द सेशन हम लोग जो है डाउट्स आपके जितने भी होंगे उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपकी क्या समझ है, जरा आपसे थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मेरे लेक्चर्स आपके पास कंटेंट में रिकॉर्डेड भी पड़े हुए होंगे, लेकिन लाइव सेशंस क्यों रखा जाता है? 1 घंटे पहले भी अगर कोई सूचना अपडेटेड है उसको कवर किया जा सके, तो लाइव सेशन की यही खूबसूरती है, यही फायदा होता है। ठीक है, चलिए, यस, फार्मास्यूटिक्स कुछ लोगों के लिए बहुत आसान भी लग सकता है, कुछ लोगों को बहुत टफ भी लग सकता है फार्मास्यूटिक्स। चलिए बताइए जरा फटाफट कि फार्मास्यूटिक्स क्या हो सकता है आपके हिसाब से। फटाफट फटाफट फटाफट, जो भी आपके जज्बात हैं, जो भी आपकी सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसको बताइए जरा। सो अगर हम फार्मास्यूटिक्स को ओवरऑल देखें तो फार्मास्यूटिक्स इज ऑल अबाउट डोजेस फॉर्म्स। अब सवाल उठता है कि सर डोजेस फॉर्म्स क्या है? बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द बेसिक्स, और लास्ट में बहुत हायर इंफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, कॉम्पिटिशन के पर्सपेक्टिव से भी सब सारी चीजें। तो अगर पूरे फार्मास्यूटिक्स को देखा जाए तो फार्मास्यूटिक्स का जो स्ट्रीम है दैट इज मोर और लेस दैट इज रिलेटेड टू द डोजेस फॉर्म्स। डोजेस फॉर्म से इसका ज्यादातर संबंध है। अब देखिए सिलेबस कैसे डिजाइन किया गया। अगर आप डी फार्मा के कैंडिडेट हैं, अगर आप बी फार्मा के कैंडिडेट हैं, तो आपने देखा होगा बी फार्मा का खास करके सिलेबस आपने अगर पीछे आकर नोटिस किया होगा, तो सबसे पहले आपको जनरल फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया जाता है, पहले डोजेस फॉर्म के बारे में बेसिकली पढ़ाया जाता है, फिर थोड़ा सा डीप इनसाइड, जैसे आप सेकंड ईयर में जाते हो तो आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया जाता है, फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जहां पर आपको बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है। फिर थर्ड ईयर में जैसे आप एंट्री मारते हो आपको बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ाई जाती है कि वो जो बॉडी में है वो इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे वो दवा पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस आप पढ़ोगे तो क्वालिटी एश्योरेंस, उसकी कुछ टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसको पढ़ते हैं हम लोग, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में पढ़ते हैं। फिर जब आप
फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हो तो आप सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ फार्मास्यूटिक्स पढ़ते हो, सबसे एडवांस लेवल की फार्मास्यूटिक्स, जिसका नाम है नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अब भी रुक जाइए, जो भी सवाल है वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेट मी स्टार्ट द सेशन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट सेशन। तो थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा समय लेके पढ़ाऊंगा, ताकि आपके मेरे बीच संवाद स्थापित हो सके और बॉन्डिंग अच्छे से बन सके। ठीक है, चलिए। तो अगर फार्मास्यूटिक्स को ओवरऑल देखा जाए तो फार्मास्यूटिक्स इज ओवरऑल दैट इज रिलेटेड टू द डोजेस फॉर्म्स। अच्छा सर, डोजेस फॉर्म्स का मतलब एक ऐसा ड्रग का फॉर्म, ड्रग को इस कदर या ड्रग को इस तरीके से चेंज कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, ताकि हम उसको इजिली इनटेक कर सके, उसको एडमिनिस्टर कर सके। जैसे सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं पैरासीटामोल का, समझते हैं थोड़ा सा। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल एक ऐसी ड्रग है जो आपके फीवर रिडक्शन में, बुखार उतारने के काम में आ रही है, एंटीपायरेटिक ड्रग है। ठीक है, ये मेनली क्रूड फॉर्म में देखेंगे तो ये ड्रग के फॉर्म में है, लेकिन अगर इसी का हम लोग सस्पेंशन बना दें या फिर इसी को टैबलेट फॉर्म में बना दें तो फिर ये किस फॉर्म में हो जाएगी, डोजेस फॉर्म में। यानी डोजेस फॉर्म और ड्रग में बेसिकली फर्क यह है कि डोजेस फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें ड्रग को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, ड्रग को इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है ताकि हम उसको इजिली इनटेक कर सके। सवाल उठता है कि सर ड्रग क्या है? ड्रग एक ऐसी केमिकल मॉइटी है जो कि किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, उसके मिटिगेशन के लिए, सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके क्योर के लिए, इन सब के लिए यूज हो रहा है इन द ह्यूमन और एज वेल एज यू कैन से एनिमल्स में। तो ड्रग एक ऐसी एक्टिव मॉइटी है जहां पर उसको एनिमल्स के ट्रीटमेंट में या फिर ह्यूमन बींग्स के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन क्रूड फॉर्म में हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि वाइटल सिस्टम्स को हो सकता है डिस्टर्ब कर दे। और बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जिनका डोज बहुत कम होता है। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको। अगर 10 mg है तो 10 mg तो ढंग से आपको दिखेगा नहीं, फिर खाओगे कैसे आप? तो ऐसी डोजेस, ऐसी ड्रग्स जो बहुत पोटेंट है, यानी कि कम डोज में ही ज्यादा इफेक्ट शो कर रही है। डिसऑक्सिन की बात कर लो आप। ठीक है, तो ऐसी ड्रग उनको हम क्रूड फॉर्म में डायरेक्टली लेंगे तो वाइटल सिस्टम्स को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, पॉइजनिंग कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा ऐसी ड्रग्स जिनकी पोटेंसी बहुत हाई है, यानी कि कम डोज में ज्यादा इफेक्ट शो करती हैं, उनको हम इनटेक डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें उन ड्रग्स को एक ऐसे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, एक ऐसे फिजिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा जिसको हम इजिली एडमिनिस्टर कर सके, जिसको इजिली इनटेक कर सके। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड डोजेस फॉर्म। पढ़ाने को बहुत हाई फाई में पढ़ा सकता हूं, किताबी भाषा, लेकिन मुझे आपको आसान भाषा में पढ़ाना है, यही एक टीचर का रोल होता है। तो ड्रग और डोसेज फॉर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैं अगर कहूं कि पैरासीटामोल की टैबलेट और पैरासीटामोल जो लूज फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है, पैरासीटामोल जो लूज फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है, तो कौन सा ड्रग है, कौन सा डोजेस फॉर्म में? चलिए बताइए। पैरासीटामोल अगर लूज फॉर्म में रखा गया है, ऐसे रखा गया है, कोई उसकी पर्टिकुलर क्वांटिटी है लेकिन उसको किसी फॉर्म में नहीं बनाया गया है, इट विल बी अ ड्रग और डोजेस फॉर्म। आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस, जल्दीबाजी बिल्कुल मत मचाइए सर, आप तो बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं। मेरा यही पढ़ाने का अंदाज है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक और लास्ट में हम लोग जो है बहुत हायर पढ़ेंगे। यस, ड्रग, ड्रग के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, तो पैरासीटामोल को अगर हमने टैबलेट फॉर्म में, टैबलेट क्या है? अब आपने उसमें देखा होगा, जब हम डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डोजेस फॉर्म की। जब हम डोसेस फॉर्म की बात करते हैं तो दुनिया का कोई भी डोसेस फॉर्म होगा उसमें दो चीज जरूर होगी। क्या? एक होगा एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा एक्सिपिएंट्स। ठीक है, एक्सिपिएंट्स। दुनिया का कोई भी डोजेस फॉर्म हो, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होगी ही होगी। एक को बोलते हैं एपीआई, एक को बोलते हैं एक्सिपिएंट्स। तो जैसे हम पैरासीटामोल टैबलेट की बात करें तो पैरासीटामोल आपने देखा होगा एस्लोफेनेक के साथ 325 में भी आ रही है,
पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन डोज में आप देखोगे 500 mg की भी आ रही है, डोलो 650 भी आ रही है। ठीक है, हमेशा याद रहे, अब इंपॉर्टेंट बात, जो भी डोजेस फॉर्म है उसका नाम जो मेंशन होता है वो कितना डोज है। जैसे लिख दिया डोलो 650, तो 650 mg एपीआई है, ना कि टोटल। इस बात को आप समझो। तो जो भी डोजेस फॉर्म है, जो भी ड्रग है मार्केट में, उसका हम लोग जो नाम रख रहे हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एपीआई, नॉट एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स में जैसे आपने नाम सुना होगा, डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, बाइंडर्स, ये सब नाम आपने सुने होंगे अलग अलग, इसके एग्जांपल्स। ठीक है, एक्सिपिएंट्स मेन जो होता है, जो एपीआई होता है दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। अगर हमें किसी को बुखार आ रहा है, एंटीपायरेटिक इफेक्ट चाहिए, बुखार का रिडक्शन हमें करना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ले आना है, तब हम लोग क्या करेंगे, पैरासीटामोल के डोजेस फॉर्म लेंगे, टैबलेट फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में अवेलेबल उस फॉर्म में हम उसको लेंगे। लेकिन जो बुखार उतारने का जो मेन एक्शन होगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ एपीआई, नॉट एक्सिपिएंट्स। बेस पूछे जाते हैं जनरली, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं वो इनर्ट फॉर्म में। अब मैं आपको अच्छे लेवल की चीज बता रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको नोट डाउन कर लेना। दुनिया में कोई भी डोजेस फॉर्म बनेगा उसमें दो चीजें होंगी, एक तो एपीआई होगा, एक एक्सिपिएंट। एपीआई इज द मेन कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। जिस पर्पज के लिए, जिस चीज के लिए उसको यूज किया जा रहा है उसके लिए होगा। एक्सिपिएंट्स में डाइल्यूएंट्स, डिसइंटीग्रेंट, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स, बाइंडर, अलग अलग कैटेगरी के एक्सिपिएंट यूज करते हैं। जनरली दीज आर ओवरऑल इनर्ट सब्सटेंसेस। इनर्ट क्यों? क्योंकि मेन एक्शन तो हमें ये चाहिए, इनसे ज्यादातर हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये हो सकता है फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करें, हो सकता है कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, ये इनहांस करें, थोड़ी सी हार्डनेस टैबलेट में ले आए, टैबलेट के बल्क को बढ़ाने का काम करें। तो जो अलग अलग कैटेगरी के एक्सिपिएंट है उनका अलग अलग पर्पज है, समझ गए? वो अलग अलग पर्पज से यूज होते हैं। तो आपसे एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं, जब मैं टैबलेट पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी ओवरऑल आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, चलिए, तो एपीआई हो गया। अब एक होता है न्यू केमिकल एंटिटी, एक और वर्ड आप सुनते होंगे एनसीई। ठीक है, न्यू केमिकल एंटिटी का मतलब एक ऐसी दवा जो अभी मार्केट में नहीं आई है, जो अंडर डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है, जनरली ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल को बोलेंगे न्यू केमिकल एंटिटी, मींस दैट ड्रग मॉलिक्यूल दैट इज अंडर डेवलपमेंट एंड इट हैज नॉट केम इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज न्यू केमिकल एंटिटी। वाइल एज मोस्टली एपीआई, आप देखोगे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल मार्केट में आ चुकी है, टैबलेट के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में बिक रही है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो पैरासीटामोल आप यूज कर रहे हो दैट इज एपीआई और न्यू केमिकल एंटिटी? फटाफट बताइए, समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? लाइव क्लास ही चल रही है, ये बाद में रिकॉर्डेड इसका मिलेगा। आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, बहुत कुछ। इज इट एपीआई और न्यू केमिकल एंटिटी? बहुत सारी बातें फार्मा पीएचडी वालों को भी नहीं पता होगा, आप पूछ कर आजमा लेना। ठीक है, यस, इट विल बी एपीआई। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा डाइल्यूएंट को समझ लेते हैं। अच्छा, इस डाइल्यूएंट की जरूरत क्यों पड़ी? डाइल्यूएंट का मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो डोजेस फॉर्म के बल्कीनेस को बढ़ाता है, जो फिलर्स की तरह काम करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा लैक्टोज का, जैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जा सकता है? सम एग्जांपल्स ऑफ डाइल्यूएंट्स। ठीक है, तो मान लो एपीआई का 10 mg है, इसको बल्क में आप इजिली नहीं खा सकते, पोटेंट ज्यादा ड्रग है, आपको इसको बल्क को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बल्क जो बढ़ेगा वो इन्हीं सब कैटेगरी से। तो एग्जांपल समझते हैं, अगर आप 500 mg की क्रोसिन की टैबलेट लेंगे तो क्रोसिन 500 mg, 500 किसके हिसाब से? एपीआई के हिसाब से, ना कि इसके हिसाब से। लेकिन जब एक्चुअली इसको वे करोगे तो आपको 650 mg की मिलेगी पूरी टैबलेट। हो सकता है 700 की मिले, 680 की भी मिले। ठीक है, अलग अलग वेट मिलेगा, समझ गए आप? तो है तो उसमें 500 mg डला हुआ, तो जो ये एक्स्ट्रा 150 है, जो 200 एक्स्ट्रा है, ये क्या है? दीज आर द डाइल्यूएंट्स। और अलग अलग कैटेगरी के डाइल्यूएंट्स का अलग अलग पर्पज होता है। डिसइंटीग्रेंट्स, टैबलेट आप खाओगे, जब तक टैबलेट टूटेगी नहीं तो बॉडी में कैसे घुलेगी? जब तक घुलेगी नहीं तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, मेटाबोलाइज कैसे होगी, और कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी? तो उसके लिए तो ये सब करने के लिए, असर दिखाने के लिए, बॉडी से बाहर निकलने के लिए टूटना पड़ेगा।
तो टैबलेट में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डाले जाते हैं जो डिसइंटीग्रेशन को फास्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं कि सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। ठीक है, इस तरीके से लुब्रिकेंट्स और ग्लाइडेंट्स, जैसे ग्लाइडेंट में आपने नाम सुना होगा टैल्क। ठीक है, लुब्रिकेंट्स में नाम आपने सुना होगा कॉमनली मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो जब हम टैबलेट बनाते हैं इस तरीके से, तो आपने देखा होगा बल्क लेवल पर मल्टी स्टेशनरी मशीन होती हैं, एक साथ कई सारी टैबलेट्स बनती हैं। तो जब यहां फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना होता है, अगर मान लीजिए आपने पाउडर रॉ पाउडर डाला आपने, लेकिन यहां पर अगर चिपक गई तो क्या ये टैबलेट छोटी बड़ी नहीं बनेगी? वेट वेरिएशन टेस्ट फेल नहीं होने लगेगा टैबलेट्स का। डोजेस जो 500 किसी में 500 किसी में 550 किसी में 600, दवा के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि दवा और जहर में फर्क क्या है? डोज का। सो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड पॉइजन, दैट इज डोज। ठीक है, तो अगर यहां प्रॉपर फ्लो प्रॉपर्टी हॉपर से नहीं होगी, डाई में प्रॉपर नहीं जाएगा और टैबलेट्स पर्टिकुलर साइज की नहीं बनेगी। तो यहां इंप्रूव करने के लिए, फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो? लुब्रिकेंट जनरली यूज कर देते हो। लेकिन ये जो पाउडर आपका है, आपके पास पूरा ये ढेर सारा पाउडर लगा हुआ है, इसमें पार्टिकल बहुत सारे होंगे। तो पार्टिकल्स के बीच में अगर फ्रिक्शन कम कर दिया जाए, इंटर पार्टिकल, इंटर का मतलब दो चीजों के बीच तुलना, इंटर का मतलब एक ही चीज के अंदर है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, उसी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, तब वहां पर वर्ड यूज किया जाएगा इंट्रा। लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट के बीच प्रतिस्पर्धा हो रही है, स्पोर्ट्स हो रहा है, तब उसको बोलेंगे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन। तो इंट्रा पार्टिकल्स, जो भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं, उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन को कम करना और फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर देना, ये किसका काम होता है? ग्लाइडेंट का। तो लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट में डिफरेंस क्या है? लुब्रिकेंट भी फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है, ग्लाइडेंट भी फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है, लेकिन जो ग्लाइडेंट होता है वो इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करके फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है आपसे, लिख लीजिए कि ग्लाइडेंट is that particular chemical substances that reduces the interparticle friction and improves flow property। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि पार्टिकल्स के बीच में, कण के बीच में जो है फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करता है और फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है। चलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बेस क्लियर होना चाहिए। आज पहली क्लास है, तो ऐसी फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे आप जिंदगी भर याद रखो, किसी ने फार्मास्यूटिक्स आपको पढ़ाया था। और मैं आपको फार्मास्यूटिक्स नहीं, जो भी सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़वाना चाहो सब बेस्ट पढ़ाऊंगा, जीएस तक पढ़ाऊंगा बेस्ट आपको। यस, अब चलिए एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। एक पैरामीटर होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज हम क्यों निकालते हैं? एंगल ऑफ रिपोज हम क्यों निकालते हैं? एंगल ऑफ रिपोज क्यों निकालते हैं? फ्लो प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, किसी सब्सटेंस की कंप्रेसिबिलिटी को चेक करने के लिए? बताइए आंसर। To check out the flow property of a powder or crude substances, or to check out the compressibility of that particular powder? Yes, answer will be flow property। तो किसी भी पाउडर या किसी भी सब्सटेंस की फ्लो प्रॉपर्टी अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसके चेक करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज इज द पैरामीटर वी आर गोइंग टू यूज। तो कभी आपसे पूछ दिया जाए कि फ्लो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, द आंसर विल बी एंगल ऑफ रिपोज। दीज आर द पॉइंट्स, यही वो पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, पूरा क्लास नहीं छापना है, बस यही पॉइंट मोटे मोटे कर लेना है। तो जब अब क्लास खत्म होगी तो आपके पास 8, 10, 15 पॉइंट होंगे, वही आपको रिवाइज करके एग्जाम में जाना है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है आपको कि ये सब क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, बाइंडर्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें? ठीक है, चलो अब ये जो डोजेस फॉर्म है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सूटिक जब हम पढ़ रहे हैं, जितने भी दुनिया में ये डोजेस फॉर्म है ना, डोजेस फॉर्म, ये दो कैटेगरी में है। एक तो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म और एक एडवांस वाले। इसी को हम लोग बोल देते हैं नॉवेल वाले, इसी को बोल देते हैं मॉडिफाइड रिलीज वाले। जैसे आपने डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक की नॉर्मल टैबलेट भी देखी होगी, लेकिन डाइक्लोफिनेक सीआर, डाइक्लोफिनेक एसआर, मेटफॉर्मिन एसआर, आपने नाम सुना होगा। टैबलेट्स के सामने एसआर लिखा हुआ है, सीआर लिखा हुआ है, इट मींस वो नॉर्मल टैबलेट नहीं है, दैट इज एडवांस फॉर्मुलेशन। जैसे आपने वॉलिनी का जेल लगाया, आजकल ट्रेंड किसका? नैनो जेल का।
ठीक है, नॉर्मल जेल तो लगा है, लेकिन नैनो की जरूरत क्यों पड़ी? एब्जॉर्प्शन फास्ट करने के लिए। और उसी पे पूरी कंपनी एडवर्टाइज करती है कि नैनो जेल है, स्प्रे फॉर्म में आ रहा है। क्यों? टू इनहांस द एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए, तो दुनिया में ऐसे डोजेस फॉर्म जिनके, अब लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, जिनके रेट ऑफ रिलीज में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं चेंज कर सकते, दैट कम्स अंडर कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म या ट्रेडिशनल डोजेस फॉर्म। ठीक है, या पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अभी क्यों बोलते हैं वो सब समझेंगे, पहले ओवरऑल समझ लो आप। ठीक है, तो डोजेस फॉर्म में, जो दुनिया के डोजेस फॉर्म है, उनको कैटेगराइज किया गया है। एक तो एडवांस वाले हैं, एक नॉवेल वाले हैं, एक मॉडिफाइड रिलीज वाले हैं, एक कन्वेंशनल जो पुराने तरीके से बन रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट। पैरासीटामोल आपने खा लिया, अब वो अपने हिसाब से टूटेगी, फूटेगी, घुलेगी, अपने हिसाब से काम करेगी। आप बीच में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ रिलीज, यू कैन नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिलीज, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल। तो नॉर्मल पैरासीटामोल की टैबलेट वो कन्वेंशनल में आएगी, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिलीज जो है आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, जबकि जो एडवांस लेवल की या नॉवेल है या मॉडिफाइड रिलीज है, इनके रेट ऑफ रिलीज को अल्टर कर सकते हो आप, रेट ऑफ रिलीज को अल्टर कर सकते हो। एग्जाम्पल, डाइक्लोफिनेक एसआर, मेटफॉर्मिन एसआर, लिख लो आप। ठीक है, डाइक्लोफिनेक एसआर, मेटफॉर्मिन एसआर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? काफी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लगा देख के, कितने लोग मैदान में टिके हुए हैं, सिंसियर है। सिंसियरिटी से आप पढ़ेंगे, फोकस होकर पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो आपको सीखने को मिले। ठीक है, चलिए, तो अपनी भाषा में नोट्स हमेशा अपनी भाषा में आप लिखिए। कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म वो होते हैं जिनके रेट ऑफ रिलीज को हम छेड़ नहीं सकते, इन्हीं को पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। एडवांस या नॉवेल या मॉडिफाइड ड्रग रिलीज सिस्टम में रेट ऑफ रिलीज को हम अल्टर कर सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन्ड रिलीज, नैनो पार्टिकल्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, रीसील्ड इरिथ्रोसाइट्स, दीज आर एडवांस फॉर्मुलेशन, while as normal tablet, capsule and syrup are conventional systems. Minimum there will be 2 classes, it could be 3 to 4 also. आपको एडवांस में सब कुछ सूचित किया जाता है। ठीक है, अभी लीसा मैम की क्लास हुई थी बायोकेमिस्ट्री की, मेरी क्लास हो रही है। ठीक है, चलिए, अब इसको पल्सेटाइल क्यों बोला जा रहा है? अब देखिए, कुछ बच्चे हो सकता है डिप्लोमा के भी हो सकते हैं, कुछ बैचलर्स के भी हो सकते हैं, सब 12th के बाद ही आते हैं। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा सर हम डिप्लोमा के, आप इतना हाई फाई मत पढ़ाइए। आप पढ़ना पड़ेगा हाई फाई, या सर हम बैचलर्स में हैं, हम कोविड के टाइम पास नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं है। आप जिस भी लेवल पे हो, एग्जाम का एक लेवल होता है कि हमें ये अचीव करना होता है। कोई बच्चा इस लेवल पे हो सकता है, कोई यहां हो सकता है, कोई यहां से स्टार्ट कर सकता है। फाइनली आपको ये लेवल अचीव करना ही पड़ेगा। जब तक ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे नहीं पता आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, किस लेवल पे हो, लेकिन मैं आपको बेसिक से ले जाकर यहां मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं। समझ गए? तो उससे कोता ये कहने से नहीं कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, पूछो आप, थोड़ा फ्री होके, मेंटली फ्री होके क्लास में आओ आप। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब ये एक ऐसा टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है, फार्मासिस्ट, जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, हर जगह। ठीक है, सब डिस्कस होगा, परेशान मत होइए। चलिए, जरा ये टर्म समझ लेते हैं, पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखो, जब हम दवाई लेते हैं ना, तो ब्लड सैंपल निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि कितनी दवा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई है। वो जानवरों में भी हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी या फार्मेकोकाइनेटिक स्टडी। तो किसी जानवर को हमने दवाई दी और उससे ब्लड सैंपल लिया और ये चेक किया कि कितनी दवा एब्जॉर्ब हो रही है, बायोअवेलेबिलिटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी हाफ क्या है, ये सब सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। किसी जानवर में अगर हम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी, और उस पर्टिकुलर स्टडी को बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। पर्टिकुलर ड्रग का मोमेंट क्या है उस जानवर के अंदर या उस इंसान के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस में भी कर सकते हैं, तो पहले जानवरों में स्टडी होती फिर ये। ठीक है, अब देखो, तो जब हम ब्लड लेते हैं तो डायरेक्टली हम ब्लड में नहीं नापते, या तो हम सीरम में दवा को नापते हैं या फिर प्लाज्मा में। तो आपको सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा? ठीक है, तो आपने देखा होगा जब ब्लड सैंपल्स डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी वाले ले जाते हैं
तो उसको घुमाते हैं वो सेंट्रीफ्यूज में 4000 आरपीएम पे, 3000 आरपीएम पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कम करके। और आप देखते हो कि दो फाड़ में जो है आपको एक क्लियर सुपरनेटेंट जो है लिक्विड दिखता है और नीचे कुछ पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। ऊपर वाले जो सुपरनेटेंट है उससे निकाल के उसमें ड्रग की टेस्टिंग कर लेते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, अब समझो पल्सेटाइल ड्रग सिस्टम क्यों बोल रहे हैं हम लोग। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है। ये कैसे आएगा? फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करने से। ठीक है, किसी जानवर या इंसान में ड्रग को देख के उसके लेवल्स को चेक करना, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। समझ गए? जो नॉर्मल कन्वेंशनल होती है दवाई, उसमें कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का। समझो, जज्बात समझो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे दवाई आप खाओगे, जैसे मान लो आपको बुखार है, तो आप दवाई जैसे जैसे खाओगे दवाई आपके बॉडी में बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी। तो ये कौन सा फेज होता है प्लाज्मा कंसेंट्रेशन प्रोफाइल में? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जब दवाई आपने खाया और आपकी दवा को खून तक यानी ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने में जो वक्त लगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खाने से लेके ब्लड या सिस्टमिक सर्कुलेशन में दवा के आने को या उसके लेवल को डिटेक्ट होने को हम लोग एब्जॉर्प्शन फेज बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, एक समय आएगा कि दवाई जो है अपने मैक्सिमम लेवल पे होगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, उसको सूटिक्स की भाषा में सी मैक्स बोलते हैं, यानी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन। लेकिन ये पर्टिकुलर टाइम है यहां पर, तो किस टाइम पर ये मैक्सिमम कंसेंट्रेशन आई है उसको बोलते हैं टी मैक्स। किस टाइम पर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, तो मैक्सिमम अटेन होगी। और आप क्या चाहोगे, आइडियली आप क्या चाहोगे कि दवाई लंबे समय तक आपके ब्लड में टिकी रहे। आप तो ये उम्मीद करोगे। मैं दूसरे पेन से दर्शाता हूं, कॉन्सेप्ट को समझो, इलाज कैसे होता है, दवाई काम कैसे करती है। आप हमेशा चाहोगे कि ये प्लाज्मा कंसेंट्रेशन लेवल क्या हो, मेंटेन हो। क्यों? इससे क्या होगा, बीमारी जल्दी ठीक होगी। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन लेवल मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन नॉर्मल दवाई में क्या हो रहा है कि दवाई मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर वो बॉडी से निकलने की कोशिश कर रही है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन फेज। दवाई एलिमिनेट हो रही है, समझ गए आप? वरना दवा डिपोजिट होने लगे, जो खा रहे हो बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, स्वेट के रास्ते, मिल्क के रास्ते, फिकस के रास्ते, अलग अलग रास्ते से वो दवाई निकल सकती बाहर। तो अब देखो, बुखार आपको था, आपने दवाई खाई, जैसे मैक्सिमम दवाई आपके अटेन हुई, आपका बुखार उतरा। जैसे बॉडी में धीरे धीरे दवाई का लेवल कम होने लगा, आपको फिर से बुखार चढ़ने लगा, आपको लगा नहीं फिर से दवाई खानी चाहिए, फिर आपने दवाई खाई। हो क्या रहा है इससे? कई सारी प्रॉब्लम है। बार बार आप एक बार यहां दवाई आपने खाई, एक बार यहां दवाई खाई, एक बार यहां दवाई खाई, आपका चिढ़ोगे नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे कि नहीं बार बार मुझे दवाई खानी पड़ रही है, सुबह से शाम तक दवाई खा रहा हूं, मंडे टू संडे तक दवाई खा रहा हूं, डेली दवाई खाना पड़ रहा है, तो यू विल बी इरिटेटेड। और आप क्या करने लगोगे, आनाकानी करने लगोगे, स्किप करने लगोगे, यार छोड़ो यार नहीं खाते हैं, रिश्तेदारी चले गए, कहीं चले गए तो स्किप करने लगोगे। बार बार प्लाज्मा लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है, जिससे क्या होगा, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। बीमारी जो 2 महीने में ठीक होने वाली तो वो 6 महीने भी लग जाए, साल भर भी लग जाए। यानी कि प्लाज्मा कंसेंट्रेशन क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, पेशेंट दवाई खाने से कतरा रहा है, यानी पेशेंट कंप्लायंस कम है। भाई दवाई नहीं खाएगा पेशेंट तो ठीक कैसे होगा? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दवाई खाने से कतराते हैं, फेंक देंगे। तो ये सब सारी प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट्स आने लगे, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बार बार दवाई आप खा रहे हो, तो आपका कॉस्ट ऑफ थेरेपी, अगर कोई बंदा 10 साल दवाई खा रहा है, बहुत महंगी पड़ जाएगी उसको थेरेपी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। इसीलिए इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मॉडिफाइड सिस्टम्स आए। समझ गए? तो जो नॉर्मल डोजेस फॉर्म है वो तो ठीक है, ऐसा नहीं कि बुरे हैं, उनमें कोई बुराई है या फिर वो है, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, कुछ दायरा है। तो इसी वजह से हमें मॉडिफाइड सिस्टम्स के बारे में आना पड़े। ठीक है, तो पल्सेटाइल ड्रग सिस्टम क्यों बोला जा रहा है? देखो यहां पर, ये देखो, ये पल्स की तरह, और इसी को ही बोलते हैं रैपिड रिलीज आल्सो। दवा गई, रिलीज हुई, एलिमिनेट हो गई, रैपिड रिलीज। तो रैपिड रिलीज हो, ट्रेडिशनल हो, कन्वेंशनल हो, पल्सेटाइल हो, सबका एक ही नाम है। तो कुछ इस सिस्टम में खामियां थी, लिमिटेशंस थी, इसी वजह से। और समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हमारी जरूरत बढ़ती गई। आज हमें नॉर्मल जेल नहीं चाहिए, हमें नैनो जेल की जरूरत पड़ गई, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, जब नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उसको मेडिसिन में यूज करें।
नैनो चिप हम यूज कर रहे हैं, ई सिम का कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे हम चीज अपडेट कर रहे हैं। चलो अब जरा देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये मॉडिफाइड रिलीज या नॉवल क्या है। इसमें आप कुछ एग्जांपल्स कंट्रोल्ड रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज से समझते हैं। प्लाज्मा कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्रोफाइल हमने खींचा और हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ देखने को मिलेगा। एक तो ये था पल्सेटाइल वाला, ठीक। दूसरा क्या हमें देखने को मिलेगा, ये एक ऐसा सिस्टम जो दवाई तो रिलीज हो रही है लेकिन एक कांस्टेंट लेवल तक दवाई रिलीज हो रही है, यही तो हम चाह रहे थे। ऐसे फॉर्मुलेशन को बोलते हैं कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है। कहीं पेन से अगर विजिबिलिटी ना हो बता दीजिएगा, कंट्रोल रिलीज, ठीक। एक और कैटेगरी की ड्रग है जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो हुआ, मैं दूसरे पेन से इसको ले जाता हूं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो हुआ लेकिन इसके एलिमिनेशन फेज को हमने लेंदी कर दिया, इसको बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज। अब देखो हम क्या चाह रहे हैं कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा से ज्यादा समय तक जो है मेंटेन रहे, समझ गए, ताकि बीमारी को हम जो है अच्छे से इलाज कर सके, बीमारी हमारी ट्रीट हो सके, जल्दी ठीक हो सके। तो हमने क्या किया कि पहले जो रेट ऑफ रिलीज था उसमें नहीं छेड़ सकते थे, नॉर्मल पैरासीटामोल खाया वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसमें कुछ नहीं दिमाग आप लगा सकते, कोई चाय चू नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बाद में हमने क्या किया, ऐसी फॉर्मुलेशन बनाई जिनमें हम चीजों को अल्टर कर पा रहे हैं, किसकी वजह से, पॉलीमर की वजह से। ड्रग के साथ जो एक्सिपेंट मिला रहे थे ना उसमें एक चीज क्या मिला दी, पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या कर रहा है, सारा खेल, जैसे मान लो ये पैरासीटामोल की दवाई है, इसको हमने पॉलीमर से कोट कर दिया या फिर कुछ पॉलीमर के साथ मिक्स करके बना दिया, तो पॉलीमर को स्वेल होने में टाइम लगेगा तो दवा बाद में रिलीज होगी, या कोटिंग हो जाएगी तो दवा लेट रिलीज होगी। तो ये कोटिंग, ये जो पॉलीमर है ना, चाहे कोटिंग फॉर्म में हो चाहे डायरेक्ट फॉर्म में, इसने क्या किया, रेट ऑफ रिलीज को अल्टर कर दिया। तो ऐसी फॉर्मुलेशन जहां पर हम रेट ऑफ रिलीज को अल्टर या चेंज कर पा रहे हैं, बदलाव कर पा रहे हैं, वैसी फॉर्मुलेशंस को मॉडिफाइड रिलीज कहते हैं। नॉवल क्यों कहा गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप देखो कि वहां से हट के है, ठीक है। उसके अलावा इसका नाम अलग अलग दिया गया, जैसे एडवांस। एडवांस क्या, क्योंकि हमारी जरूरत अब बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब देखो इसके आने से क्या होगा, इसके आने से जो पेशेंट बार बार ये खा के इरिटेट हो रहा था, बार बार खा के इरिटेट हो रहा था, आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन होने लगा। एक फायदा, कॉस्ट ऑफ थेरेपी ओवरऑल, कोई बीमारी 3 महीने इलाज हो रहा, कोई महीने बीमारी 1 साल 1.5 साल 2 साल, तो कॉस्ट ऑफ थेरेपी ओवरऑल कम हो जाएगा। और भारत जैसे विकसित नहीं है, हम लोग विकासशील देश है, अभी ग्रो कर रहे हैं हम लोग। कोर्ट कचहरी के चक्कर में, केस मुकदमे के चक्कर में 2-4 बीमारी रामे वाले हो गए तो फिर तो हमारा काम खत्म है, अच्छा पैसा जो खिसक जाता है इसमें। तो आप देखेंगे यहां पर यही हम चाह रहे थे, ऐसे फॉर्मुलेशन जो रिलीज होने के बाद, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन अटेंड होने के बाद एक फिक्स रेट पे रिलीज हो, या प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिलीज पे हो, या फिर कांस्टेंट रेट ऑफ रिलीज पे हो, इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड रिलीज। और ये किसकी वजह से कर पा रहे हैं, पॉलीमर्स की वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल्ड रिलीज आर मॉडिफाइड फॉर्मुलेशंस इन विच रेट ऑफ रिलीज इज बीइंग चेंज्ड, रेट ऑफ रिलीज को इस कदर चेंज किया जाता है कि वो दवा पहले से प्री डिटरमाइंड, फिक्स, अगर ये वर्ड प्री डिटरमाइंड इंपॉर्टेंट है लिख लो आप, प्री डिटरमाइंड है कांस्टेंट, तो किसी भी दवा का, किसी भी डोजेस फॉर्म का प्री डिटरमाइंड और कांस्टेंट रेट ऑफ रिलीज पर रिलीज होने को बोलते हैं कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस। ये बात आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, सस्टेन्ड रिलीज किसे कहते हैं, ऐसी दवाई जो मैक्सिमम अटेन तो हुई लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे ये एलिमिनेशन फेज है। देखो क्रिकेट में लंबी पारी कैसे खेलती है, आपने देखा होगा, हम लोग तो गांगुली और सहवाग वाले जमाने के, सचिन वाले जमाने के, आप लोग को कोहली पसंद है, और जो अभी रिसेंट हैं, दुख की बात है भाई कोहली रिटायर भी हो कुछ फॉर्मेट से, लेकिन मैं तो भाई दादा के जमाने का हूं, गांगुली साहब और सचिन के, हमारे तो फेवरेट वही रहे, आदर्श। तो आप देखोगे द्रविड़ को, आप देखोगे जैसे सहवाग का देखते, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो सहवाग की पहली बॉल पे जनरली अपर कट लगाना फिक्स होता था, मैच में पूरी रोमांचकता जब तक है, एकदम बिल्कुल फोड़ू बैटिंग करनी है, धुआंधार बैटिंग करके चल देना है। लेकिन द्रविड़ का आपने देखा होगा अप्रोच कि लंबे समय तक सामने वाला खेल रहा है, मैं बस लगा रहा हूं, स्कोर कार्ड को बढ़ाना है।
तो स्कोर कार्ड आपका कब इंप्रूव होगा, रन रेट कब आपका बढ़ेगा, या लंबे समय तक आप कब खेल पाओगे क्रिकेट में, जब आप एक एंड पे रुके रहोगे। ठीक है, एक एंड पे पिटाई हो रही है, एक एंड पे रुके हुए हैं, तो भी स्कोर आपका इंप्रूव हो रहा है, तो दीवार की तरह काम करते थे। तो अगर लंबे समय तक हमें दवा को रिलीज कराना है तो हमें जनरली एलिमिनेशन फेज को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, राहुल द्रविड़ वाली अप्रोच। ठीक है, फास्ट ना खेल के लंबे समय तक हम खेल रहे हैं, तो एलिमिनेशन ऐसी फॉर्मुलेशन जहां पर दवा को सस्टेन्ड यानी इस तरीके से स्लोली रिलीज किया जाए, उसका एलिमिनेशन फेज बढ़ा के अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप, अल्टीमेटली कर क्या रहे हो आप, जो दवा की रिलीज है उसको एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो आप। कंट्रोल्ड रिलीज में भी एक्सटेंड कर रहे हो, यहां पर भी आप एक्सटेंड ही कर रहे हो। तरीका दोनों का अलग है, एक प्री डिटरमाइंड और कांस्टेंट रेट ऑफ रिलीज से, और दूसरे के एलिमिनेशन फेज को आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड करके। तो दोनों किसके रिलीज एग्जांपल है, एक्सटेंड रिलीज के, दोनों में रेट ऑफ रिलीज को क्या कर रहे हो आप, एक्सटेंड कर रहे हो। यानी कि दवाई ज्यादा देर तक बॉडी में टिकेगी तो ज्यादा देर तक काम करेगी। समझ गए, ये वाले कॉन्सेप्ट पे है। तो दोनों क्या है, एक्सटेंडेड रिलीज का एग्जांपल है, रेट ऑफ रिलीज को आप बढ़ा रहे हो, तरीका दोनों का अलग है। तो ये हो गया मॉडिफाइड रिलीज। तो आपका बीमारी भी अच्छे से ट्रीट होगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ थेरेपी भी कम होगा, पेशेंट जो बार बार इरिटेट हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, बार बार प्लाज्मा लेवल फ्लक्चुएट हो रहा था, अब कम होगा फ्लक्चुएट। ठीक है, जो पेशेंट दिन में 4 दवाई खा रहा था, 4 बार दवाई खा रहा था, अब उसको पता है कि संडे को मुझे बस एक इंजेक्शन लगा लेना, संडे को एक टैबलेट खा लेनी है, आराम से मस्ती में रहेगा। क्या मैंने संडे को खाई थी वो टैबलेट, अब मुझे अगले संडे को खाना है। तो पेशेंट कंप्लायंस भी उसका इंप्रूव होगा, डोज मिस नहीं होगी। तो आपको नहीं दिख रहा जो वो प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो कोई दुनिया में बदलाव कब आता है, कोई नई चीज कब आती है, पिछले सिस्टम में कुछ खामियां होती है उसको चेंज करने के लिए, या वक्त के साथ जरूरत हमारी जो है इंप्रूव होती है। यस, ठीक है, चलिए समझ गए आप। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गया डोजेस फॉर्म का पूरा। अब आते हैं हम लोग पीपीटी में अपने। तो फार्मास्यूटिक्स में आप देखोगे डोजेस फॉर्म की बात की जा रही है, पूरा डोजेस फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको मैंने आइडिया दे दिया। अभी डोजेस फॉर्म डिटेल पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आइडिया पूरा बेस आपको दे दिया। बहुत सारी प्रोसेसेस के बारे में आप सुनोगे, ड्राइंग प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, इवेपोरेशन प्रोसेस, ये सब पढ़ोगे। कौन कौन से ड्रायर्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से मिक्सर्स यूज हो रहे हैं, ये सब आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो। फिर जब दवाएं एक बार बन जाती है तो फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हो, आप चेक करते हो कि क्या, जैसे टैबलेट बन गई तो आप चेक करोगे उसकी हार्डनेस की सही बनी है कि नहीं बनी है, उसकी डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग करोगे, उसकी डिसोल्यूशन टेस्टिंग करोगे, अलग अलग पैरामीटर्स में चेक होती है, तब जाके वो दवा मार्केट में आएगी। सीमैक्स का मतलब होता है जब दवा बॉडी में मैक्सिमम लेवल अटेन करे, एक ऐसा समय जब दवा बॉडी में मैक्सिमम अपने पीक पर हो, उसको बोलते हैं सी मैक्स। सी मैक्स का मतलब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन इन द बॉडी। ठीक है, चलिए ये वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, और कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सिलेबस आप देखोगे, बी फार्मा का, डिप्लोमा का आप देखोगे, सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया गया, पहले आपको ओवरऑल बताया जाएगा, फिर थोड़ी समझ बढ़ेगी तो फिर सेकेंड ईयर में आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ा दिया जाएगा, फिर आपको इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कौन से इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व है, फिर थोड़ा सा डीप डाइव किया जाएगा, बायो फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस पढ़ाया जाएगा, फिर सबसे एडवांस लेवल की फार्मास्यूटिक्स पढ़ा के पैकअप कर दिया जाएगा पूरा सिलेबस। इस तरीके से सिलेबस आपका डिजाइन होता है। ठीक है, चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग वर्सेस डोजेस फॉर्म भी मैंने डिस्कस कर लिया। चलिए, सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, चलिए बताइए मुझे सोर्सेज ऑफ मेडिसिन कौन कौन सी हैं। नहीं 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 नहीं, सी मैक्स इज नॉट बायोबिलिटी। सी मैक्स इज नॉट बायोबिलिटी। ये सब पढ़ाऊंगा अभी, ये सब कहां पढ़ाऊंगा, बायो फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, थोड़ा पेशेंसली वेट करिए। और अगर आपको देखना है इन सबके बीच में डिफरेंस, तो जो बायो फार्मास्यूटिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए एक बार, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन के बारे में, सोर्सेज ऑफ मेडिसिन देखो, अभी अगर बहुत ज्यादा पढ़ा दूंगा, बहुत भारी भरकम वर्ड आपको पढ़ा दूंगा ना, तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड। तो पहला सेशन है, तो बेसिक से पढ़ो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जल्दीबाजी मत करो। मैंने अगेन आपसे कहा कि बहुत सारे आपके जानकार होंगे जो आपको बहुत अच्छे से चीजें पता होगी, बहुत सारे लोग बेसिक से, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको बहुत बेसिक से चीजें पढ़ाई जाएंगी। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दीबाजी करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। चलिए, सोर्सेज ऑफ मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं, बताइए जरा। हम्म
आप कोग्नोसी पढ़ते हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप बायोटेक पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे ना, बायोटेक आप पढ़ते होंगे, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये सब आप पढ़ रहे हो ना अलग अलग। आपको क्यों ये सब पढ़ाया जा रहा है सब्जेक्ट, क्यों पढ़ाया जा रहा है? दीज आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सबसे ज्यादा जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स क्या है? सिंथेटिक। सिंथेटिक बोले तो लैब में सिंथेसाइज किया जा रहा है। जैसे अगर आपने बी फार्मा में प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपने निडल शेप के एस्पिरिन के क्रिस्टल्स बनाए होंगे, आपने पैरासीटामोल को सिंथेसाइज किया होगा, बहुत सारे ड्रग्स को। तो ज्यादातर दवाएं जो आप पैरासीटामोल खा रहे हो ना, दैट इज अ सिंथेटिक सोर्स, केमिकल से उसको सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। फिर आप देखोगे माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारी ऐसे ड्रग्स जो फंगस से एक्सट्रैक्ट आउट की जा रही हैं, पेनिसिलिन। तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बहुत सारे सोर्सेज बायोटेक से, नाम आपने सुना होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी, जिससे हम लोग सबसे पहले हमने इंसुलिन बनाया। तो इंसुलिन आज बल्क में है, तो से थैंक यू टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग टेक्निक को। यस, फार्माकोनोसी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? हर्बल सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं, ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ ड्रग्स हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स कुड बी मेनी, बट दीज आर द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, यानी कि प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, फंगस, बहुत सारे माइक्रोब्स। जैसे आपने देखा होगा इंसुलिन के बनाने में ई कोलाई का हम लोग बहुत यूज करते हैं। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके आंत में है, हेल्दी भी होता है, लेकिन अगर वही नीचे आ जाए, पेशाब के रास्ते में आ जाए, तो यूरिनरी इन्फेक्शन कर देगा वो। और इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग इंसुलिन भी बना ले रहे हैं, ई कोलाई, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स भी आपको आइडिया लग गए। चलो ठीक है सर, और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक्स वर्सेस फार्मेकोडायनेमिक्स। अभी मैं लास्ट में कराऊंगा क्वेश्चंस भी, कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। रियल क्वेश्चंस जो पिछले आए हुए हैं, वही क्वेश्चन फार्मासिस्ट में भी आते हैं, वही जीपैट में भी आते हैं, वही ड्रग इंस्पेक्टर में आते हैं, यही भी सब जगह कॉमन वही क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट। बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। चलो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेको, अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स वर्सेस फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स वर्सेस फार्मेकोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बताइए फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, फार्मेकोडायनेमिक्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स आपके हिसाब से क्या है, क्या आपने सुना है? ये क्वेश्चन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अभी आरआरबी में आया था, सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, काइनेटिक्स से सेकंड शिफ्ट में आ गया, थर्ड शिफ्ट में डायनेमिक्स से क्वेश्चन आ गया। अभी आरआरबी का फार्मासिस्ट पेपर दे के आए हो गया। जीपैट वाले 2021 वाले में बहुत बार पूछा गया, जीपैट में पूछा गया, ड्रग इंस्पेक्टर में आता ही रहता है। ये संदीप जी कह रहे हैं एडीएमई, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, पीएस कह रहे हैं, ठीक है। व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, प्लीज शेयर योर व्यूज। देखो जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करोगे ना, गलत बोलो सही बोलो, कोई यहां मजाक नहीं उड़ाने वाला है, नहीं टीचर आपको डिमोरलाइज करेगा, अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं, ऐसा यहां बिल्कुल नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू जज यू। आप जितने खुले विचारों से इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आप उतने अच्छे से जो है बेबाकी से पढ़ पाएंगे। यस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायनेमिक, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये टैबलेट है पैरासीटामोल, मान लीजिए। अभी एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड का, क्योंकि अभी आज पहला सेशन है तो हम लोग ओवरऑल जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपके सीरियली सारे लेक्चर शूटिंग्स होंगे जितने हैं। यस, ठीक है, समझ रहा हूं आपकी। प्रीति जी करी काइनेटिक्स, ठीक है, ड्रग मूवमेंट, ठीक है। चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, अभी आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेको का मतलब क्या लिया गया है, ड्रग से या डोजेस फॉर्म से।
काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट। जैसे मुझे बुखार आ रहा है, मान लीजिए बुखार आ रहा है मुझे, मैंने दवाई खाई, दवाई खाते ही इसने अपना एक्शन शो किया और मेरा बुखार उतार दिया। इस दवाई ने मेरे बॉडी के साथ किया क्या? मेरे बॉडी का बुखार उतार दिया। ठीक है, लोगों का ट्रस्ट क्यों नहीं है? अभी बात करेंगे शुभम जी, आपके सवाल पे आते हैं। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें एक एक करके। ठीक है, अगर ऐसे बीच में भटकने लगेंगे ना तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस दवाई को खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या असर हुआ? हमारी बॉडी ने क्या किया? उसका बुखार उतर गया, इस दवाई ने काम किया। तो जहां पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन्वॉल्व हो, जहां पर इफेक्ट इन्वॉल्व हो, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोडायनेमिक्स। सिंपल सी भाषा में इसका मतलब, व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी। ये बताइए, काइनेटिक्स है कि डायनेमिक्स है? इज इट काइनेटिक्स और डायनेमिक्स? व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी, दवा ने बॉडी के साथ क्या किया? इज इट काइनेटिक्स और डायनेमिक्स? जल्दी बताइए फटाफट। यस। अब जब दवाई हमारी बॉडी के अंदर आई है तो भैया सिस्टम के अंदर है, तो सिस्टम के तले रहना पड़ेगा। तो कैसे दवा एब्जॉर्ब, अब बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? बॉडी इसके साथ क्या करने वाली है? इसको कैसे एब्जॉर्ब कराएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कराएगी, कैसे इसका मूवमेंट कराने वाली है? बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? ये आपका हो गया काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक टर्म आप नाम सुनते होंगे, डीएमपीके, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये क्या है? एक डिपार्टमेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो सूटिक्स में दो आपको स्ट्रीम दिखाई देगी। सूटिक्स में एक फॉर्मुलेशन वाला दिखाई देगा, एक डीएमपी के डिपार्टमेंट दिखाई देगा। आप सीडीआरआई में चले जाओ, इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी भी जगह। तो कभी कल को आपको नौकरी करना हो अगर सूटिक्स से रिलेटेड, तो आप डीएमपी के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। यस, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। बताइए विजय जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस। एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये जो एडीएमई का कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो अगर ये दवाई आई तो दवाई ने बॉडी का बुखार उतार दिया, दवाई ने बॉडी के साथ किया डायनेमिक्स, और इस बॉडी ने दवाई का क्या असर किया, कैसे एब्जॉर्प्शन कराया, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे मेटाबॉलिज्म कराया, दैट इज काइनेटिक्स। फुल फॉर्म ऑफ डीएमपी के इज ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, एडीएमई। ठीक, तो यहां जो था ना ये, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में दवा के मूवमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। एडीएमई, तो एडीएमई का कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू किससे? फार्माकोकाइनेटिक्स। जबकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या ड्रग का एक्शन दैट इज रिलेटेड टू डायनेमिक्स। ठीक है, ये चलो एक और टर्म समझ लेते हैं, ड्रग डिस्पोजिशन। कभी आपसे पूछ दिया जाए ड्रग डिस्पोजिशन, तो कोई दवा बॉडी में कब एंटर कर रही है, कब एलिमिनेट आउट हो जा रही है, कब एग्जिट कर जा रही है, उसको बोलते हैं ड्रग डिस्पोजिशन। लिख लीजिए, सब छोटे छोटे टर्म्स फार्मासिस्ट में, ड्रग इंस्पेक्टर में, जीपैड में, हर जगह पूछे जाते हैं सब। लिख लीजिए, ड्रग डिस्पोजिशन। ड्रग डिस्पोजिशन बेसिकली मींस एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। बस सिंपली लिखना है, ज्यादा 3-5 नहीं करना इसमें। एंड फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली एडीएम में। ठीक है, यस। तो यहां मैंने लिखा हुआ है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग दैट इज काइनेटिक्स, बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग दैट इज कॉल्ड एज, टू पर्टिकुलर ड्रग दैट इज डायनेमिक्स। ठीक है, दवाई ने व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी दैट इज, लिख लीजिए इसको अपनी भाषा में। ठीक है, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। काइनेटिक्स का मतलब किसी भी दवा का बॉडी के अंदर मूवमेंट क्या है। एक बार दवाई बॉडी के अंदर आ गई
तो बॉडी उसे कैसे मूव करा रही, कैसे एब्जॉर्ब करा रही, डिस्ट्रीब्यूट करा रही, एब्जॉर्ब करा रही, कैसे एलिमिनेट आउट करा रही, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। जबकि उस दवा ने बॉडी के साथ क्या किया, जो एक्शन शो करना था वो किया कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स। जब ये बात लिखी आए, किसी भी भाषा में लिखी आए, आप समझ जाना, बस कॉन्सेप्ट समझ गए। दो अप्रोच से समझना। ये बुखार वाला एग्जांपल याद रखना, आपकी दवाई आपने खाई बुखार उतारने के लिए, बुखार उतर गया, डायनेमिक्स, एक्शन डायनेमिक्स। जबकि इस दवाई का क्या हाल हुआ, बॉडी ने क्या किया, कैसे एब्जॉर्ब करा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, काइनेटिक्स। बस तो फार्माकोकाइनेटिक्स वर्सेस फार्माकोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब चलिए आते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब सवाल जरा लगा लेते हैं थोड़ा सा, अभी और भी एक आध दो टॉपिक डिस्कस करूंगा, नहीं तो काम करते हैं थोड़ा सा ये जेनरिक और ब्रांडेड वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है, नहीं तो मिस हो जाएगा क्लास में। चलो अब देखो, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं। ये देखो, ये जो मेरे हाथ में पत्ता दिख रहा है ना, जन औषधि केंद्र की दवाई है, भारत सरकार की स्कीम है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा एक प्रोडक्ट है बिल्जैप एम, ये है प्रोडक्ट ग्लेनमार्क का, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस पे एक बिल्जैप, इसमें क्या है, बिलास्टिन एंड मॉन्टेल्यूकोस टैबलेट्स, नाम लिखा हो बिल्जैप एम। तो एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एपीआई है, और उसका एक ब्रांड नेम है, ठीक है, ब्रांडेड ड्रग्स। यहां पर सीधे क्या लिखा हुआ है, जो भी है, प्रेगाबैलिन है, मिथाइल कोबामिन है, इसका कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, हालांकि ब्रांडेड जेनरिक्स भी आ रही मार्केट में। तो जो दवा ज्यादातर केमिकल नेम से बिकने लगे, मोटी मोटा ये समझ में ली बात, जो दवाई केमिकल नेम से, डिस्प्रिन के नाम से नहीं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टैबलेट्स, पैरासिटामोल टैबलेट्स। क्रोसिन क्या है, ब्रांड है, उसके अंदर क्या है, पैरासिटामोल। डोलो क्या है, ब्रांड है, उसके अंदर क्या है, पैरासिटामोल। तो जब डोलो के नाम से, क्रोसिन के नाम से बिक रही है, ब्रांडेड है ये, ठीक है। जेनरिक दवाएं कौन सी होती है, जनरली जो केमिकल नेम से इंडिया में बिकती हैं। तो देखिए यहां पर कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा गया, हालांकि अब कॉन्सेप्ट ब्रांडेड जेनरिक्स का आ गया है, उसके बारे में कभी डिस्कस करूंगा, यहां डिस्कस करूंगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो जो दवाएं केमिकल नेम से डायरेक्ट बिकने लगे, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड टैबलेट्स, पैरासिटामोल टैबलेट्स, दीज आर कॉल्ड एज जेनरिक ड्रग्स। और ब्रांडेड ड्रग्स बता ही दिया मैंने आपको। आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं प्रीति जी, सब आ रहा हूं, ठीक है, परेशान मत होइए। अब देखिए ड्रग डिस्कवरी फेज को समझते हैं। किसी भी बीमारी के लिए अगर हमें ड्रग को ले आना है मार्केट में, पहले 10-15 साल लग जाता था, पता नहीं कितने अरबों खरबों खर्च होता, अब तो एक साल के अंदर वैक्सीन आ गई कोरोना। तो जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमें कोविड के लिए वैक्सीन चाहिए, दवाई चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, डिसीज को पता लगाएंगे, भैया कोरोना है प्रॉब्लम, तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें स्पाइक प्रोटीन है, सब सारी बेसिक चीजें, ठीक है। डिसीज को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसका रिसेप्टर आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जो दवाई होती है ना, वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे, पैरासिटामोल जो है वो बुखार ही क्यों उतार रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है। रिसेप्टर पे बाइंड होना इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द एक्शन। तो पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है वो, तो रिसेप्टर के साथ जो है उसका पर्टिकुलर क्या लगा हुआ है, कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व उस बीमारी के, वो रिसेप्टर हम लोग जो है ढूंढते हैं। फिर आप देखोगे बहुत सारे ड्रग की मॉलिक्यूल सिंथेसिस हम करते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। फिर ड्रग मॉलिक्यूल को रिसेप्टर के साथ बाइंड करा के हम लोग क्या करते हैं, डॉकिंग कराते हैं। ड्रग डिस्कवरी का और भी स्टेप बता रहा हूं, ठीक है, डॉकिंग करा लेते हैं हम लोग, ये करके देखते हैं। फिर बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं, उसमें से काम के मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो लीड मॉलिक्यूल ड्रग डिस्कवरी में क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें अपने इंटरेस्ट के एक्शंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेता हूं बेसिक से। किसी भी दवा को डिस्कवर करने के दो रास्ते हैं, या तो आप शुरू से शुरू करिए पूरा, या फिर आप रीपर्पजिंग कर दीजिए, रीपर्पजिंग। अभी आ रहा हूं, मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, अब भटक नहीं रहा हूं, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। किसी भी दवा का शॉर्टकट तरीके से डिस्कवर कर देना, दैट इज कॉल्ड एज रीपर्पजिंग, ठीक। जैसे आपने नाम सुना होगा कि जब कोविड था तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को धमका तक दिया। जैसे आपने नाम सुना होगा मिनॉक्सिडिल का। बताइए प्रेजी क्या कहना चाह रही है, मैं सुन रहा हूं, सब बात आपको देख रहा हूं। प्लीज डिस्कस कर लें दीजिए कॉन्सेप्ट, लास्ट में विल डिस्कस योर क्वेश्चंस। बीच बीच में समय मिल रहा है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। आज का मेरा कोटा है, मुझे इतना पढ़ा के जाना है आपको, ताकि आपको लगे कि कंटेंट भी प्रॉपर, आज आपने सीखा कुछ, आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। तो जब आप समय दे रहे हो, इतनी रात को पढ़ रहे हो, तो
उसका कुछ कुछ तो होना चाहिए ना बेनिफिट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है सेरेंडिपिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेरेंडिपिटी, ड्रग डिस्कवरी से रिलेटेड समझ लीजिए। किसी भी दवा को हम खोजने गए, बाई चांस कुछ और बाई प्रोडक्ट मिल गया, गए थे इंडिया को डिस्कवर करने, कुछ और डिस्कवर हो गया। ठीक है, तो अगर कोई चीज बाई चांस या बाई प्रोडक्ट के तौर पर डिस्कवर हो गई थी, इंटेंशन नहीं थी हमारे ड्रग डिस्कवरी की, लेकिन बाई चांस उसकी डिस्कवरी हो गई, ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो इस तरीके से आते हैं इनको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेरेंडिपिटी। तो बाई चांस किसी मॉलिक्यूल का डिस्कस हो जाना, बाई चांस किसी ड्रग के सिंथेसिस हो जाना या डिस्कवरी हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सेरेंडिपिटी। दवा को डिस्कवर करने के दो तरीके हैं। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका होता है रिपर्पजिंग। तो कभी पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिपर्पजिंग, इट इज द शॉर्टेस्ट वे टू डिस्कवर द ड्रग। ऑलरेडी मार्केट में दवाई है, आपको उसके और कुछ और फंक्शन चेक करने का, अच्छा क्या ये दवाई और भी, जैसे एस्प्रिन, इकोस्प्रिन आपने देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों को हार्ट अटैक से, पैरालिसिस से, कार्डियक अरेस्ट से कितने लोगों की जान बच रही है। इवन मेरी मदर खाती है एस्प्रिन, इकोस्प्रिन। एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है, खून का थक्का नहीं बनता है, खून में गाढ़ापन नहीं होता है, तो वो पैरालिसिस की समस्या नहीं होती। तो मिनॉक्सिडिल किसके लिए था, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग था। यूज कहां कर रहे लोग, बालों में, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट था हाइरोसिटिज्म, ओवर ग्रोथ कर रहा था 2% 5% में टॉप। एस्पिरिन मेन पर्पस किसके लिए था, एनएसएआइड्स। कैटेगरी क्या थी उसकी, एनएसएआइड्स। यूज कहां हो रहा है वो, एंटीप्लेटलेट के तौर पर भी यूज हो रहा है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है, रीपर्पजिंग। पहले डिस्कवर था लेकिन अब उसका पर्पज हमें उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत, दैट इज कॉल्ड रीपर्पजिंग। नया तरीका क्या है कि डिसीज को आइडेंटिफाई करिए, रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करिए, फिर उसी हिसाब से मिलता जुलता जो है मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करिए। और ढेर सारे मॉलिक्यूल की आप रिस्क है ड्रग डिस्कवरी में, ढेर सारे मॉलिक्यूल लेके चलोगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। आप सारे मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं कर सकते ना। तो मान लो एक मॉलिक्यूल डिस्कवर करना, आपने 10 मॉलिक्यूल किए सिंथेसाइज, तो उसमें से जो काम का है उसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि फ्री फोकट का पैसा तो आ नहीं रहा है। तो जो हमारे काम का मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं लीड मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, प्री क्लिनिकल स्टडी करते हो, प्री क्लिनिकल। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, क्लिनिकल स्टडी करते हो इंसानों में। प्री क्लिनिकल में आपने लैब बेस्ड स्टडी देखी होंगी, जहां पर जीएलपी वगैरह अप्लाई होती। कभी पूछ दिया जाए कि जीएलपी किसका पार्ट है, प्री क्लिनिकल स्टेज का है यहां पर। ठीक है, एनिमल बेस्ड स्टडीज। और लास्ट में क्लिनिकल ट्रायल में फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और फिर मार्केट में जो दवा आ जाएगी, और फेज 4 जो है जारी रहता है। ठीक है, इस तरीके से पूरा ड्रग डिस्कवरी का आप सीन देखेंगे। ठीक है, ये पूरा नया तरीका ड्रग डिस्कवर करने का। आज हम क्यों इतना जल्दी ड्रग डिस्कवर कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, ऑटोडॉक्स सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी वजह से हम कर पा रहे हैं। ठीक है, रीपर्पजिंग, तो कभी रीपर्पजिंग, सेरेंडिपिटी, लीड, ये सब पूछा जाए तो आप समझ जाना। ठीक है, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स में से अपने काम के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लेना, उसको बोलते हैं लीड ऑप्टिमाइजेशन। करते हैं कैसे, एक टेक्निक से, उसको बोलते हैं हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। ये सब एक्स्ट्रा बातें यहां का नहीं, लेकिन आइडिया आप समझ लो। हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग इज द वे वेयर वी आर गोइंग टू चेक आउट द लीड मॉलिक्यूल। भैया आज गए थे, 4 कस्टमर से मिले, एक कस्टमर कन्विंस हो गया पॉलिसी लेने के लिए, लीड मिल गई हमें। ठीक है, ये पूरा ड्रग डिस्कवरी का है पूरा मामला। ठीक है, तो ये जो आप फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी। किसका, प्री क्लिनिकल का। समझ गए, चलो ये सब सारी चीजें। क्यों प्री क्लिनिकल स्टडी करनी जरूर, क्योंकि आगे आप दवा का अप्रूवल लोगे, आप क्लिनिकल ट्रायल लोगे, तो रेगुलेटरी एजेंसीज के पास डेटा सबमिट करोगे, तो दवा का रजिस्ट्रेशन के लिए, दवा के मार्केटिंग ऑथराइजेशन के, दवा के क्लिनिकल ट्रायल के लिए ये डेटा जरूरी है। दैट्स व्हाई प्री क्लिनिकल स्टडीज आर परफॉर्म्ड, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज आर परफॉर्म्ड। समझ में आई बात। ठीक है, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गया। जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड वाले पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा था। तो जेनरिक का कॉन्सेप्ट इंडिया में यह है कि ऐसी दवाएं जो केमिकल नेम से बिके, या फिर जिनका पेटेंट एक्सपायर हो गया हो। पेटेंट एक्सपायर हो गया हो सर, इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, पेटेंट एक्सपायर हो गया हो सर। पेटेंट क्या होता है, एक जरिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी अगर किसी ने अपने एफर्ट्स, अपना पैसा, अपना दिमाग, अपना सामर्थ्य लगाया है, तो वो उसकी निजी संपत्ति है, लेकिन कुछ समय के लिए, तो उसको सरकार प्रोटेक्शन देती है पेटेंट के फॉर्म में, कॉपीराइट के फॉर्म में, ट्रेडमार्क के फॉर्म में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के फॉर्म में। ये सब दीज आर द मैकेनिज्म्स, दीज आर द वेज टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे आपने, किसी ने कविता लिखी, किसी ने बहुत बढ़िया सॉन्ग किया,
तो भैया उसका कॉपीराइट है, वो आप नहीं कर सकते, साहित्यिक चोरी नहीं कर सकते, प्लेगरिज्म नहीं कर सकते। ठीक है, किसी ने मेडिकल डिवाइस बनाई, किसी का पढ़ाने का तरीका नायाब है, किसी की टेक्नोलॉजी नहीं है, एप्पल, आप दूसरा एप्पल नहीं कहीं लोगो यूज कर सकते आप, क्योंकि वो ट्रेडमार्क है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पेटेंट डेट ऑफ एप्लीकेशन से 20 साल तक जनरली मिलता है। क्या पेटेंट इंटरनेशनल पेटेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट है? नो वे। ठीक है, कहां आप अप्लाई करते हो? इंटरनेशनली भी कर सकते हो, अपने देश में भी कर सकते हो, पेटेंट ऑफिस में। तो आपको पता होना चाहिए पेटेंट ऑफिस कहां कहां है इंडिया में। ठीक है, पेटेंट कोई चीज नई है, कोई ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हो रही है, उसके लिए पेटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन पेटेंटिंग का भी कॉन्सेप्ट है, कभी डिस्कस करूंगा कि बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर करके, वो नहीं चाहते कि मॉलिक्यूल जो है उसका जेनरिक बना पाए लोग, पेटेंट एक्सपायर होने से पहले कुछ छेड़छाड़ करके फिर से पेटेंट एक्सटेंड करवा लेंगे। ऐसा हो रहा था, इसको बोलते हैं ग्रीन पेटेंटिंग, सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब पेटेंट डिस्कस एक्सपायर हो जाए तब वो जो है। अब देखिए, ये जो जेनरिक दवाएं होती है ना, इसमें जो मेन स्टडी होती है उसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडी। ध्यान से सुनिए, तो बायो इक्विवेलेंस स्टडी किसके लिए परफॉर्म की जाती है? किसके लिए? जेनरिक दवाओं के लिए। एक बात बताइए, जब पैरासीटामोल ऑलरेडी आ चुकी है, इस पूरी प्रोसेस से गुजर चुकी, मार्केट में आ गई है, अब उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो कोई भी बनाना चाहेगा उसको। तभी क्रोसिन भी आ गई, तभी डोलो भी आ गई, पैरासिप भी आ गई, अलग अलग ब्रांड आ गए। क्यों? क्योंकि पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, लेकिन जब एक बार क्रोसिन ने इसको पूरी प्रोसेस से गुजार दी, तो डोलो को भी यही सब करना जरूरी है क्या? ऑलरेडी मार्केट में सब चीजें जानकारी है। तो दूसरे ब्रांड को क्या करना है? केवल बायोइक्विवेलेंस स्टडी, यानी कि ये प्रूफ करना है कि सर ये जो मार्केट में दवा है आपकी, ये वाली इसके जैसे हमारी दवा हूबहू दिखती है, सेम डोजेस फॉर्म है, सेम इफेक्ट है, सब कुछ सेम सेम है, सेम स्ट्रेंथ है। तो जब सेम स्ट्रेंथ है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सेम डोज है, सब कुछ सेम सेम है, तो ये सब स्टैंडर्ड कैसे हो सकती है? समझ गए? तो अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब ऑलरेडी मार्केट में इतनी सब कुछ स्टडी हो चुकी पैरासीटामोल के बारे में, तो दूसरी कंपनी क्यों फिर से उसको शुरू करेगी? क्यों अपना पैसा इतना बर्बाद करेगी? वो सीधे बायोइक्विवेलेंस स्टडी करके ये प्रूफ कर देगी कि सर जो ये आपकी दवाई मार्केट में, हम जो दवाई बना रहे हैं सर सेम है सब कुछ। तो जब सेम है क्राइटेरिया, तो ये सब स्टैंडर्ड कैसे हुई? कि सर जेनरिक दवाएं घटिया क्वालिटी की होती हैं, सर असर नहीं करती हैं। नहीं, ये फर्क नहीं होता है, इसी बेसिस पर अप्रूवल मिला है। अब उसके अंदर इस पूरे कैटेगरी को छेड़छाड़ दिया जाए तो बहुत बात अलग है। जेनरिक ड्रग्स आर नॉट घटिया ड्रग्स, दीज आर नॉट सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, अच्छी ड्रग्स होती हैं। जो मेनली फर्क आपको समझ में आएगा, देखने में आएगा, सर असर नहीं करती। क्यों नहीं असर करती? आप पैरासिटामोल टैबलेट जेनरिक खा के देखो, बिल्कुल असर करेगी। मेरे घर में आप देखोगे 90 के 100% ज्यादातर दवाइयां वी आर यूजिंग जेनरिक ड्रग्स, क्योंकि वी एज ए फार्मासिस्ट हम जागरूक हैं। मेरे घर में इतने सब, अगर मैं दवाई कराने में 40-40, 50-50 रुपए लोगों को खर्चे, खाली मेडिकल खर्चे इतने महंगे हैं। सब बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं सब लोग, लेकिन जेनरिक दवाई यूज करते हैं। 5,000, 7,000, 10,000 में भी आपका हो जाता है। जो दवाई आप 25,000 में लेने वाले थे, आप ये आपका 5,000 में काम हो जाएगा। जन औषधि केंद्र से आप उठा लीजिए दवाओं को। तो कॉस्ट क्यों कम होती है? तो क्या सब स्टैंडर्ड होती है? नो वे। जो फर्क आता है ना, वो समझ में आता है, मेरे को जो समझ में आता है, प्योरिटी का समझ में आता है। देखो, भारत एक ऐसा देश है, विकासशील देश है। अमेरिका क्या विकसित है? अमेरिका को 99.9% भी नहीं चाहिए चीजें, 100% चाहिए। उनके क्या रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत नहीं है, हमारे क्या है? तो हमारे क्या 99.9% नहीं है कृषि, हम 99 पे काम चला लेंगे। हमें सब तक दवाएं पहुंचानी है। तो आपने आईपीसी में पढ़ा होगा, दिस पर्टिकुलर ड्रग इन 99.9%। अब कोई दवा ज्यादा प्योर होगी तो जाहिर सी बात है उसका कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आप थोड़ा सा बी फार्मा आपने किया होगा, अगर आप एम फार्मा वगैरह के कैंडिडेट होंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो एजेंट्स, ये जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरी के, फूड ग्रेड के अलग, एनालिटिकल के अलग, लैब ग्रेड के अलग। तो जो आप एक्सपेरिमेंट पैरासिटामोल आप लैब में करते हो, जिससे टैबलेट बनाते हो, वो सबसे लो ग्रेड का होता है, उस पर लिखा रहता है लेबोरेटरी ग्रेड। लेकिन वही जब आप फूड ग्रेड के लिए जब बनाओगे, जब आप मेडिकल ग्रेड के लिए यूज करोगे, वो बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्योरिटी हाई है। ठीक है, मैं यहां कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूं। अगर 1 रुपए की टैबलेट है, 10 रुपए का पत्ता है, तो उसमें डॉक्टर्स कितना कमीशन का हो सकता है और मेडिकल शॉप का कितना हो सकता है? ठीक है,
सबको पता है, इस पर कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एवरी वन नोज। ठीक है, सरकार बार बार कहती है कि नहीं आप करिए, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर जारी किया कि प्रिस्क्राइब द जेनरिक ड्रग्स, लेकिन डॉक्टर्स मानते नहीं। केमिकल्स अलग अलग ग्रेड के होते हैं, जो भाई आपको पैरासीटामोल, आप कॉलेज में हो, आपको सीखने के लिए केवल चाहिए पैरासीटामोल, तो आपको अच्छे क्वालिटी का पैरासीटामोल क्यों दिया जाएगा? जहां पर दवाई के लिए बन रहा है, जहां पर लैब में टेस्टिंग करनी, एनालिसिस करनी, वहां एनालिटिकल ग्रेड यूज किया जाएगा। यस, कोई एफिकेसी का इशू नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं आपको एज ए फार्मासिस्ट आई वुड हाईली रिकमेंड यूज जेनरिक ड्रग्स, जब तक उसमें छेड़ाछाड़ी नहीं है। बिल्कुल सही है, जन औषधि केंद्र से आप दवाई लीजिए बिल्कुल। और डॉक्टर्स में रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि जिनकी भी फैमिलीज में है, प्लीज सपोर्ट दिस जेनरिक, क्योंकि इंडिया एक विकासशील देश है, अभी हम लोग ग्रोइंग में है, ग्रोइंग फेज में हम लोग हैं। यहां पर अगर दवाएं ट्रीटमेंट सस्ता होगा तो हम ज्यादा लोगों को इलाज, अगर टीबी के इतने पेशेंट हमारे इंडिया में, अगर सरकार ना दे, खर्च ना करे, प्राइवेट में इलाज करें, कितने लोगों का घर बिक जाए टीबी के पेशेंट अगर निकल जाए तो। आप सोच के देखिए, टीबी का इलाज आप प्राइवेट में करा के देखना, एचआईवी का इलाज आप प्राइवेट में करा के देखना, और गवर्नमेंट में देखना कितना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, आप नोटिस करना। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर्स आल्सो, आप इस पे बिल्कुल अटेंशन दीजिए, आप सपोर्ट करिए, क्योंकि हम सब एज ए कम्युनिटी जो हम सब उसी हेल्थ केयर सेक्टर के पार्ट हैं। ताकि, क्योंकि आप देख रहे हो एक्सपेंसेस इतने ज्यादा मेडिकल खर्च है, कोविड में कितने लोग घर बिक गए, तो इसलिए आप एज ए फार्मासिस्ट जागरूक रहिए। आप अपने आसपास सोसाइटी में लोगों को बताइए, ड्रग मॉलिक्यूल पता लग गया, डोज पता लग गया, गो टू द जन औषधि केंद्र, वहां से दवाई उठा ले लीजिए। आपके जिले अस्पताल में, महिला अस्पताल या जो भी अस्पताल होता है, वो आसपास होते हैं जन औषधि केंद्र बहुत सारे, कहीं नहीं मिले लेकिन वहां जरूर मिलेंगे। तो सब स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वही क्राइटेरिया होता है। हाँ, जो फर्क आता है वो ग्रेड ऑफ केमिकल्स में आ सकता है, प्योरिटी में आ सकता है। बहुत हाईली प्योरिफाइड जो है ग्रेड का ना यूज किया जाए, क्योंकि वो पैरासिटामोल भी अलग अलग ग्रेड का है, तो हो सकता है कि उसमें अच्छे ग्रेड का ना यूज किया गया हो, इट मे बी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये कहना कि सर असर कम करता है, असर नहीं करता, नहीं, असर कम नहीं कर रहा है इसका मतलब वो छेड़छाड़ की गई ड्रग के साथ। अगर ओरिजिनल है, यस, यूज एंड प्रमोट जेनरिक ड्रग्स। देखो, दवाएं अगर थेरेपी हमारे इंडिया में सस्ती होगी तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, बहुत सारे लोगों की जान बचा पाएंगे। आप सोचो कि टीबी में अगर सरकार ना सपोर्ट करे, एचआईवी के पेशेंट, अगर एआरटी सेंटर पे कभी आप गए हो, आप देखना इतने पेशेंट है एचआईवी के, इतने टीबी के पेशेंट, ऐसा लगा पूरी दुनिया है टीबी के पेशेंट है। तो आप ऐसे पेशेंट से मिलो, समझो, देखो उनके दुख दर्द को समझो, उनके घर की हालत क्या है, तब आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी पूरा डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, जेनरिक वर्सेस ब्रांड। क्यों दवाइयां सस्ती होती हैं? क्योंकि हम ये पूरा रायता ना फैला के केवल सिंपल स्टडी करते हैं, बायोइक्विवेलेंस स्टडी करते हैं और प्रूफ कर देते हैं हम लोग। और यही बायोइक्विवेलेंस स्टडी हम क्या करते हैं, अगेन मार्केट हमें अप्रूवल लेना होता तो हम क्या करते हैं, एएनडीए फाइलिंग करते हैं। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एब्रीविएटेड एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो फाइलिंग की जाती है यूएसएफडीए या अपनी रेगुलेटरी एजेंसीज को, किसके लिए की जाती है? जेनरिक दवाओं के मार्केट अप्रूवल के लिए। समझ में आई बात? तो एनडीए फाइलिंग किसके लिए की जाती है? जेनरिक ड्रग्स के अप्रूवल के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए। बायोइक्विवेलेंस स्टडी किसके लिए की जाती है? सर, जेनरिक दवाओं का अप्रूवल लेने के लिए। ठीक है, चलिए, ये सब बातें समझ में आ गई। यस, यस, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, यूज मोर एंड मोर जेनरिक ड्रग्स, प्रमोट जेनरिक ड्रग्स, सजेस्ट जेनरिक ड्रग्स जन औषधि केंद्र के। ठीक है, चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एक आध कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, यहां घंटे वंटे से देख के पढ़ाई नहीं होती है कि सर हो गया बस 2 घंटा, अब चलते ना। टॉपिक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं छोड़ी जाएगी क्लास। तो घंटे वाली पढ़ाई नहीं है कि सर अब आप कहोगे सर एक क्लास होती दो, मैं देखो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे से पढ़ाए, आराम से पढ़ा लूंगा। एक एक काउंट तो एक ही क्लास हुई ना, लेकिन आप देखो आपने सीखा क्या इस कंटेंट में। तो ये जो घंटे वाली, नंबर वाला, ये सब कोचिंग वाला गेम खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स, घंटे लेक्चर्स के मायने नहीं रखते। इंपॉर्टेंट इज कि कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस हुआ कि नहीं। हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर के पेपर। बिल्कुल, हम लोग डेली क्लासेस, मेरी क्लासेस डेली, मेरे बिना कोई बैच नहीं है, टीचर्स तो और हैं ही, सक्षम टीचर्स हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड टीचर्स हैं। चलिए, स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एमपीएसबी फार्मासिस्ट 2022 में सवाल पूछा गया था, व्हाट आर द बायोलॉजिकल एंड थेरेपेटिक इंपैक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस क्वांटिटेटिव स्टडी? बताइए, फार्माकोकाइनेटिक्स है, डायनेमिक्स है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है, फार्माकोथेरेपेटिक है, बताइए। मतलब ये देखिए थोड़ा कितना अटपटा सा लैंग्वेज भी, बड़ी अटपटी सी यूज की हुई है एमपीएसबी ने।
व्हाट आर द बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इंपैक्ट्स ऑफ मेडिकेशंस क्वांटिटी। अजीब तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है, फिर भी आप समझ जाएंगे जज्बात क्या कहना चाह रहे हैं ये। इज इट फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक? बताइए किससे रिलेटेड है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी। यही तो बताया था मैंने। किसी भी दवा का बायोलॉजिकल या थेरेपेटिक प्रभाव क्या होगा भाई, असर कैसे कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या जो उसका इफेक्ट है वो किसके अंदर आता है? डायनेमिक्स। चलिए दूसरा, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ आरआरबी फार्मासिस्ट 2025, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल ताजा ताजा, अभी जस्ट आप देखे आए हो। कुछ लोगों के बिल्कुल जख्म याद आ गए होंगे। Pharmacokinetics is the study of what a drug does to the body, what the body does to the drug, diagnosis of a disease, none of these. Pharmacokinetics क्या? मैंने आपको क्या सिखाया कॉन्सेप्ट कि जब दवाई बॉडी के साथ क्या कर रही है तब क्या होगा? डायनेमिक्स। लेकिन बॉडी ने दवा के साथ कैसे एब्जॉर्ब करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है, मेटाबोलाइज करा है, तब क्या होगा आंसर? काइनेटिक्स। अब बताइए आप जरा, आंसर विल बी व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी या व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखोगे आप आरआरबी फॉर्म में देखना। आप आया हुआ जिन्होंने आरआरबी पेपर दियोगे, दीज आर द एक्चुअल क्वेश्चंस, और यही लेवल वो रखेंगे आपसे जो है डीआई में भी, जीपैट में भी रखेंगे। तो ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट में पूछ रहे हैं तो जीपैट में ऐसा नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। एंड बीएमएस का आपने पैटर्न देखा होगा। चलिए, द आंसर इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडीज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी? आरआरबी फार्मेसी 2025। देखो आपने सुना होगा आरआरबी फार्मेसी सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में हुआ था, वहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट पूछ लिया, यहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट पूछ लिया। क्यों? क्योंकि लेवल सेम रहे। तो जब एक ही दिन में कई बार शिफ्ट में पेपर होता है या कई दिन पेपर होता है तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? नॉर्मलाइजेशन। कुछ लोग नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ लोग नंबर घट जाते हैं, एक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर नॉर्मलाइजेशन का। बताइए फटाफट। यस, विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडीज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी? ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है ये बताइए जरा। मोस्टली पीपल आर सेइंग बी। ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड? बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। देखो एक कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं अलग अलग फार्मासिस्ट एग्जाम में, और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आपको कॉन्सेप्ट काइनेटिक्स और डायनेमिक्स का पढ़ा दिया गया है तो सवाल कहीं भी पूछ लिया जाए, बहुरूपिया तरीके से सवाल आ जाए, क्वेश्चन को अदल बदल के पूछ ले, आपके जज्बात के साथ खेलने, कुछ फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क पड़ता, उससे आप सवाल का आंसर लगा ही लोगे, क्योंकि योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो गया, आप कोई भी एग्जाम दे लो, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू हैंडल द क्वेश्चन। बताओ काइनेटिक्स में क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन? नहीं, ये तो डायनेमिक्स की बात होती है। अनवांटेड इफेक्ट्स तो साइड इफेक्ट्स वगैरह हम अलग पढ़ते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मेडिसिनल एजेंट नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन एडीएमई हम लोग पढ़ते हैं, एडीएमई, ठीक है। देखो सवाल कितना, काइनेटिक्स में आपने एडीएमई पढ़ा और यहां डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख गया। तो क्वेश्चन आप यहां आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, एक अर्जेंट फोन आ रहा है, मैं जरा उनको बता दूं कि मैं क्लास में हूं। चलिए, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, खत्म हो गए क्वेश्चंस? हाँ चलो, यस समझ में आई बात यहां पे।
देखो सारी क्लासेज ऐसे लेट नाइट तक नहीं होंगी, टाइमिंग 4 से 10 बजे के बीच में है, ठीक है। अभी क्लास थोड़ी सी डिले हुई है वाली, जस्ट बिकॉज की, तो थोड़ा बहुत अगर क्लासेज आगे पीछे हो तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहा करो। जैसे आपके सवाल है, अगर मैं आपको इत्मीनान से ना पढ़ाऊं, जल्दीबाजी में पढ़ा के चला जाऊं, मेरी क्लास शेड्यूल है, तो क्लासेस थोड़े बहुत आगे पीछे होंगी क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हैं, समझ गए आप। तो कभी क्लास डिले हो तो अब आप समझेंगे क्यों डिले होती है क्लासेस। ऐसा नहीं कि टीचर नहीं तैयार है या नहीं, आपके क्वेश्चंस बहुत होते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो डोजेस फॉर्म बनती हैं, एक और समझ लेते कॉन्सेप्ट, ये चेक कैसे होती है, इनको टेस्ट कैसे करते हैं। सवाल है कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड से, जैसे फार्माकोपिया। तो फार्माकोपियास क्या है, एक रेफरेंस है, एक स्टैंडर्ड है, हर कंट्री का अलग अलग है। जैसे आप लेटेस्ट एडिशन देखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया 2022, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, किसके द्वारा पब्लिश हो रही है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक। तो जो फार्माकोपियाज होती हैं वहां पर कैसे कोई दवा स्टैंडर्ड, किस फॉर्म में, मोनोग्राफ के फॉर्म में। मोनोग्राफ का मतलब जन्म कुंडली, किसी भी दवा का A to Z, कैसे सॉल्युबलाइज होगी, कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे उसको टेस्ट करेंगे, कैसे ऐसे होगा, कैसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होगी, सब कुछ डिटेल दी गई है मोनोग्राफ्स। तो आपने बहुत सारे फार्माकोपिया, IP, ब्रिटिश, यूनाइटेड, यूरोपियन, ये आपने नाम सुना होगा। इंटरनेशनल फार्माकोपिया का भी नाम आपने सुना होगा। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है, आंसर विल बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। लैंग्वेज में कोई इशू तो नहीं हो रही है, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा हिंदी हो रहा है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी हो रहा है, पूरा इंडिया पढ़ता है यहां हिंदी इंग्लिश वाला मैटर नहीं है। चलो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल का, थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। देखो अब समझो, ये जब दवाई बनी होगी ना, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, जहां बनी और एंड यूजर तक गई, ये इसका लाइफ साइकिल है। तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज यूज होंगे, बहुत सारे टेक्निक्स यूज होंगे, बहुत सारे मेथड्स यूज किए होंगे, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरी होगी ये दवाई, और जब बन गई तो इनको कुछ पैरामीटर्स पे चेक किया गया होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, फोन करी तो उस पर लिखा था ओके टेस्टेड, इसका मतलब टेस्ट किया गया उसको। तो जैसे मान लो टैबलेट बनी तो उसका आपने हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन पैरामीटर पे आपने चेक किया, तो उसका एक डेटा आया और स्टैंडर्ड से मैच किया, अगर उस लिमिट में है तो उसको बोलते हैं कि पास है, नहीं है तो फिर फेल है वो, ठीक है। चलो, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों में इंपॉर्टेंट है क्वालिटी। किसी भी दवा की क्वालिटी का मतलब देखने में अच्छी हो, अगर हम खाएं तो सेफ हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, समझ गए, अच्छे रॉ मटेरियल से बनी हो, इफेक्टिवनेस हो, क्वालिटी वाइज हो, सेफ हो, इफेक्टिव। सेफ का मतलब खाने के बाद निकलने, पता लगे जीने के लिए खा रहे हैं ठीक होने के लिए और खाने के बाद निकल ही लें, तो सेफ होना चाहिए, टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अगर बुखार उतारने के लिए खा रहे हैं तो बुखार उतरना चाहिए, इसको बोलते हैं इफेक्टिव। तो दवा से उम्मीद क्या जाती है कि दवा क्वालिटी वाइज हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो और डिफेक्ट फ्री हो, ये सब एक्सपेक्टेशन है दवाई से, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको समझाता हूं, कैसे एग्जांपल से समझाऊं, हाँ फोन से समझा लेता हूं। जैसे ये फोन आपको दिख रहा होगा, वीवो का फोन है ये, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोसेसर अलग, इसके अंदर जो फेफड़ा, दिल जो धड़क रहा है वो किसका है, अमेरिका के एंड्रॉयड का, बनाया चाइना ने, लेकिन धड़क दिल किसका धड़क रहा है, एंड्रॉयड। अगर एंड्रॉयड ना तो आप इस पर कुछ नहीं कर पाओगे। इस मीन्स कि अमेरिका भी डिसाइड कर रहा है, इट मीन्स एंड्रॉयड भी डिसाइड कर रहा है, कंपोनेंट भी डिसाइड कर रहा है, सब कुछ। तो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कोई एक बंदा डिसाइड नहीं कर रहा है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, मल्टीपल लोग इसमें हैं, समझ गए। आईफोन से ले लो आप, कैमरे ज्यादातर आप देखो कि सोनी के यूज हो जाते हैं, या अपने एप्पल्स को दिया, सैमसंग के कुछ कंपोनेंट्स यूज करता है आईफोन, ठीक है। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या डिसाइड कर रही है, एक बंदा नहीं डिसाइड कर रहा, तो क्वालिटी क्या किसी एक द्वारा डिसाइड हो रही है, नो। इस कोचिंग की क्वालिटी कैसे डिसाइड हो रही है, अच्छे बच्चे आप पढ़ने हैं, टीचर्स अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सिलेक्टेड टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक से लेके आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समय लेके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है,
तो अगर मैं अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करूंगा, भाई घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर दूंगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। बिहार की आपने स्टोरी देखी, मैं बिहार की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपने बहुत न्यूज सुना होगा कि भाई पुल गिर जा रहा है, ये गिर जा रहा है। नो डाउट पूरे इंडिया का इतिहास बिहार से, तो बिहार हमारा गौरव है। लेकिन आप देखोगे बहुत सारे न्यूज आ रहे बिहार से कि पुल गिर गया, करप्शन के भेंट चढ़ गया, हमारा पब्लिक का पैसा लगा, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज किया गया, तो अच्छे क्वालिटी का पुल नहीं बनेगा। तो अगर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज करोगे, घटिया क्वालिटी का यूज कर दोगे आप, तो ये दवाई क्या आप उम्मीद कर सकते हो अच्छी बनेगी? अगर आप ट्रेंड प्रोफेशनल है, कोई अनपढ़ आदमी है, कोई नहीं पढ़ा आदमी, उससे आप पैकिंग करवा रहे हो, उससे आप बनवा रहे हो, क्या वो अच्छी क्वालिटी बनाएगा? नहीं। ट्रेंड प्रोफेशनल से ये होंगे। जो टेक्निक्स है, आप पुराने 1990 के जमाने की टेक्निक यूज कर रहे हो या अब की टेक्निक यूज करोगे, आप अब की टेक्निक आप देखोगे। यूक्रेन और रशिया में अभी इतना भयंकर हमला किया, अब तक का रशिया के ऊपर सबसे तगड़ा अटैक यूक्रेन ने किया है, 40 बम्बर गिरा दिए एक छोटे से छिटपुटिया ड्रोन से। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, लोग बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाते रह गए, बॉम्बर बनाते रह गए, एयरक्राफ्ट बनाते रह गए, एक अदना सा और जाके जो है मार के गिरा के चला, और रसिया के अंदर पूरा इतिहास बदल दिया रूस का। अब देखो चेंज कर दिया पूरा मामला, मतलब वॉरफेयर की चीजों को कोई सोच सकता है कि अंदर घुस के जाएंगे मारेंगे? अभी आज की न्यूज है, ठीक है। तो रिसेंट टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो, रिसेंट प्रोसेसेस आप यूज कर रहे हो, तब जाके आप उम्मीद करोगे कि ये क्वालिटी वाइज सेफ और इफेक्टिव बनेगा। तो कोई एक नहीं डिसाइड कर रहा है। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? वो रॉ मटेरियल्स, वो ह्यूमन रिसोर्सेज, वो टेक्निक्स, वो प्रोसेसेस जो किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को अश्योर करें, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्या क्वालिटी एश्योरेंस कोई एक डिसाइड कर रहा? नो, एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी फैक्टर इन्वॉल्व इज डिसाइडिंग द क्वालिटी। और एक बार टैबलेट बन गई, फिर इसको अलग अलग पैरामीटर्स पे आप चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। यानी कि हार्डनेस के लिए आप टैबलेट की हार्डनेस कर रहे हो, डेटा आ रहा है, एक स्टैंडर्ड डेटा है, दोनों को कंपेयर कर रहे हो। अगर दोनों रेंज में है तो पास है टैबलेट, नहीं है तो क्या है? आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम है, आराम से बहुत टाइम है, 3 से 4 महीना मिनिमम यूपीएससी जो है समय लेती है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है? कि जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, दोनों में डेविएशन बहुत ज्यादा फर्क है। जो आपकी रीडिंग आई है वो स्टैंडर्ड से बहुत अलग है, तो उसी को बोलते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्वालिटी एश्योरेंस की भाषा में। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? वो टेक्निक्स, वो रॉ मटेरियल्स जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हर स्टेप पे इंश्योर करे, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी एश्योरेंस। जबकि प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उसको सर्टेन पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट अच्छा बना है, नहीं है, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल का ज्यादातर लेना देना प्रोडक्ट के बनने के बाद इवैल्यूएशन पे है। इसीलिए आप देखोगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट्स या इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट्स करके सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल क्या अलग है? नहीं, एक ही है, इंटरेक्टेड है, लेकिन दोनों अप्रोच अलग है। समझ गए? तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास जो हमने काफी चीजें सीख ली, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल पे हमने बात कर ली, डोजेस फॉर्म्स, फार्माकोपिया की बातें हमने कर ली, पूरा डायनेमिक्स और ये क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस कर लिए हमने, ठीक है। काइनेटिक्स वर्सेस डायनेमिक का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, मेडिसिन के सोर्सेज जान लिए, ड्रग और डोजेस फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ लिया, सिलेबस के बारे में जान लिया। जो कॉन्सेप्ट हमारे थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। आप देखोगे, देखो बहुत सारे एनडीए फाइलिंग, जेनरिक ब्रांडेड के बारे में हमने बात कर लिया, प्री क्लिनिकल और दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें हमने सब कर ली, ठीक है। ये सब देखो कितनी सारी बातें हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बातें हो गई। तो आई होप को आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आपसे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ट्राई टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, साथ साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर देखते रहिए, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। और प्रीवियस ईयर पेपर के लिए भटकने की जरूरत नहीं, आपको खुद दिया जाएगा, आपको कोई अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिया जाएगा। या वेबसाइट से आप ओरिजिनल पेपर्स भी निकाल सकते हो, जिस भी एग्जाम के आपको चाहिए वहां की वेबसाइट से, ठीक है। केवल क्वेश्चन, जैसे ओरिजिनल आरआरबी का भी पेपर हो, आपके पास पूरा पीडीएफ है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, उसी पीडीएफ को अपनी बुक में इकट्ठा करके 400-300 रुपए चिपका देते हैं आपको, आप खरीद भी लेते हो। भाई ओरिजिनल पेपर से आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेशेंस से पढ़िए। आज एग्जाम नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके पेशेंस का, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका नहीं काम कर रहा ढंग से, ये सब काम तभी करेगा जब आपका दिमाग एक शांत होगा। शांत और स्थिर दिमाग की जिंदगी में कुछ कर सकता है। तो आप शांत दिमाग रखिए, झल्लाइए मत,
ठीक है। और क्या है, टाइम देख के बाउंड्रीज मत पढ़ाई करिए, नहीं टाइम देख के घंटा मत गिनवाइए पढ़ाई में। अगर पढ़ने बैठे हैं टॉपिक पढ़ के खत्म करिए। नंबर ऑफ क्लासेस पे फोकस मत करिए, फोकस ऑन व्हाट यू हैव लर्न टुडे। आपने क्या सीखा आज, ठीक है, इस बात पे फोकस करिए। तो जब टीचर अच्छे से पढ़ाए, लेक्चर्स अच्छे हो, जानकारी अच्छी हो, टू द पॉइंट पढ़ाई की जा रही हो, तो कोई दिक्कत नहीं। घंटे के लेक्चर 2 घंटे भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या नंबर ऑफ लेक्चर्स मायने रखते हैं? नहीं, ऑफकोर्स नहीं मायने रखते। चलिए, कुछ और सवाल है, मैं आपके स्क्रॉल करके देख लेता हूं। मेडिकल डिवाइसेस ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं शिवम जी, काफी बात कर चुका हूं, वीडियो आप लोग देखा करिए। थैंक यू। बीच बीच में वीडियो आती रहेगी, ठीक है, आप जो है देखते रहिए। रेलवे का एग्जाम जो है, देखिए अभी जो हमारे अश्विनी वैष्णव जो थे, उन्होंने एक बयान दिया था करीब 7-8 महीने पहले कि अब जो है वैकेंसीज को थोड़ा रेगुलर किया जाएगा, आरआरबी की वैकेंसीज को हर ईयर किया जाएगा। तो पैरामेडिकल की कैटेगरी का एक टाइम स्लॉट था कि हाँ जून में, जुलाई में, सितंबर में, इस तरह के स्लॉट। तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल आरआरबी की फार्मासिस्ट की वैकेंसीज अब से आपको जो है देखने को मिलेंगी। और फार्मासिस्ट की वैकेंसी तो भर भर के आती हैं, आप देखो तो सही, इंडिया में कहीं ना कहीं जो है वैकेंसीज हर वक्त होती हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसा रहा सेशन आज का, आप जरा फीडबैक दीजिए फटाफट। और अगर क्लास थोड़ी बहुत लेट हो रही है तो परेशान बिल्कुल मत होइए, टाइम को हम लोग जो थोड़ा सा और प्रॉपर कर देंगे, ठीक है। आज थोड़ी सी लेट हो गई, बट रोज ऐसा नहीं होगा। पहली क्लास थी तो थोड़ा सा इत्मीनान से समझ के पढ़ाना था ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, सूटिक्स को आप समझ पाओ, ठीक है। उसके बाद जब सूटिक्स का एक पार्ट आएगा तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है डीआई के फॉर्म के लिए, नहीं ज्योति जी, देखिए एज ए फार्मासिस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम रजिस्टर्ड हो पाएंगे। इसीलिए हम एडमिशन किससे लेते हैं, पीसीआई रजिस्टर्ड कॉलेज में, ठीक। लेकिन फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी होता है ज्यादातर आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। डीआई में आपसे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा जाता है, लेकिन हम एज ए फार्मासिस्ट हैं तो हमारा यह अधिकार है कि हम रजिस्टर्ड हों, ठीक है। तो हमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हालांकि रजिस्ट्रेशन से डीआई के एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, और कुछ पूछना चाहें, कुछ जानना चाहें तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो मैंने काफी चीज आपको पढ़ा दी, समझा दी, बता दी। कुछ आप जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो बता दीजिए, बताइए। ब्यूटीफुल सेशन सर, टाइम पता नहीं लगा आपकी क्लास में, ओके थैंक यू। आई एम फ्रॉम उड़ीसा एंड हाउ डू आई नो ओपीएससी गोना कंडक्ट द एग्जाम। स्मृति रंजन जी, देखिए ओपीएससी अभी उड़ीसा का एग्जाम हुआ था, तो ये कॉमन सेंस है, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज होती है ना, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होती हैं, ये इरेगुलर होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर होती है। अभी जब नियुक्ति हुई है डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात है कि अभी सीटें फुलफिल की गई हैं, तो अब जब लोग रिटायर होंगे, लोग बाग वहां से, तब जाके वैकेंसीज क्रिएट होती, तब जाके जब 2-4-6 वैकेंसी इकट्ठी हो जाती है तब एग्जाम होते हैं। तो हो सकता है कि साल भर में 2 बार भी एग्जाम हो जाए और 2 साल में एक बार भी डीआई का एग्जाम देखने को मिले। तो इससे क्या है कि आप केवल उड़ीसा पे डिपेंडेंट मत रहिए। अभी यूपीएससी के मेडिकल डिवाइसेज में आए, उसको भरिए। अभी जो है आपकी सीडीएससी में और वैकेंसी देखने को मिलेगा, आप उसको भरिए। आप अदर स्टेट का भी ट्राई करिए, ठीक है। आप देखेंगे जो टॉपर है, सेकंड रैंकर है बीपीएससी डीआई में, आप देखेंगे उड़ीसा की टॉपर भी थी वो, और यहां पर आप देखेंगे तो रैंक 2 भी थी उनकी, ठीक है। डीआई वगैरह का रिजल्ट भी काफी अच्छा हमने दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है उड़ीसा के अलावा और भी ट्राई करिए। अभी तो हाल फिलहाल में कोई नहीं आएगी, सूचना आपको पता लग जाएगा कैसे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स में आ सकता है, ओपीएससी की साइट पे आपको अपडेट किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे साइट हैं जो जॉब को अपडेट करते हैं, हमारे जो अपडेट चैनल्स हैं उन पे भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। तैयारी हमेशा कुछ समय की होती है, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितना भी आपको समय लगे, क्योंकि सबका लेवल अलग अलग है, किसको कितना लग सकता है। आप एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए, तैयारी अच्छे से कर लीजिए। बिना तैयारी के आधे अधूरी तैयारी के एग्जाम मत दीजिए, नहीं तो आप उस बीसीएस साइकिल में फंस जाएंगे, ना तैयारी होगी और बैक टू बैक जब तैयारी नहीं होगी, अच्छे से एग्जाम नहीं होगा,
फिर आप उसी फंस जाओगे, फिर नहीं निकला, फिर नहीं निकला, फिर अगेन नहीं निकला। ऐसा नहीं करना है। सर मुझे 1 ईयर्स का मैन्युफैक्चर एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस सेक्शन में फिलअप नहीं करा है। कोई इशू नहीं है, आप इंटरव्यू में बता सकते हैं तो आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में एक्स्ट्रा हमें नहीं बोलना होता है जितना हम क्योंकि जॉब प्रोफाइल अगर है तो आपको जॉब प्रोफाइल पे काफी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आप जरूर बताइए। देखिए, अगर नहीं आप बताओगे, नहीं शेयर करोगे, तो लोगों को कैसे पता लगेगा कि कम प्राइस में भी अच्छे कंटेंट। 999 में पढ़ा के बीपीएससी डीआई में कितने रिजल्ट हमने दिए, उड़ीसा डीआई में कितने रिजल्ट दिए, फार्मासिस्ट के कितने। क्योंकि प्लेटफॉर्म का थीम ये है कि ऑलरेडी आप लाखों रुपए खर्च करके आ चुके हो, हम आपसे क्यों लाखों रुपए लेंगे। जब हमारा ऑनलाइन का जब इतना बढ़िया चीजें हैं कि आप कुछ पैसों में, जो गूगल बिलिंग पॉलिसी, जो जीएसटी है, जो टीचर्स का खर्चा बर्चा, बस उतना ही आप दो हमें। तो मिनिमम क्वांटिटी में पढ़ाया जा सकता है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। जरूरी नहीं 5-5, 6,000, 10,000, 20,000 कोर्सेज किए जाए। कम प्राइस में भी अच्छी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन कि आप वास्तव में, आपका पैसा कमाना मकसद है या इस समाज में, इस सोसाइटी में, इस अपने फील्ड के लिए कुछ बेहतर करने का। तो हमारा प्रायर मोटो, हमारा प्रायर इंटेंशन हमेशा अपने समाज में बेहतरी के लिए होता है कि अगर मैं लाइफ में कहीं हूं, अच्छे पोजीशन पे, अच्छी जगह हूं, सेटिस्फाई हूं, तो मैं और लोगों को भी बढ़ाऊं। जो ज्ञान मेरे गुरुओं ने दिया वो ज्ञान मैं आप तक शेयर करूं, आप फ्यूचर जनरेशन तक शेयर करो। ओके स्मृति जी, चलिए ठीक है। तो आपको किसी ने रिकमेंड किया, आपको अच्छी चीजें मिल रही है, आप सही जगह हो, सही प्लेटफॉर्म पे हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पढ़ें तो उसको जो है। बाकी देखिए, हर प्लेटफॉर्म होता है, सब में खामियां होती है। नोबडी इज गोइंग टू बी परफेक्ट। हो सकता है कि सर क्लासेस की टाइमिंग हो तो आप इसको खामी के तौर पर भी दे सकते हो, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे कि क्लासेस क्यों डिले हो गई। तो क्या वो डिले होना कुछ ज्यादा फर्क पड़ा? नहीं। तो चीजें हैं, अब ग्लास में आधा पानी है, आप उसको आधा खाली भी समझ सकते हो, आधा ग्लास पानी भरा है, आप नजरिए के ऊपर होता है। तो हर प्लेटफॉर्म पर कुछ खामियां भी हो सकती हैं, कुछ वो भी हो सकता है, लेकिन हमेशा अच्छाइयों पर फोकस करना चाहिए। खामियां कहीं हैं तो आप बता सकते हैं कि सर क्लासेस डिले होने, थोड़ा सा टाइम से कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल शुभम जी, इस पे बनाएंगे, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज पे बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे। हालांकि एक वीडियो बनाई हुई, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके, रिसर्च करके, वो वाला नहीं कि बस स्लाइड में लिख के आ गए कि हाँ यहाँ है अपॉर्चुनिटी, नहीं। पूरा बेसिक जानकारी, कैसे रिक्रूटमेंट लेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, आपको डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा बेस्ट है आपके लिए, वो सब बातों पे डिस्कशन होगा। और 2-2.5 घंटे का सेशन होगा, वो लाइव करूंगा मैं, तो आप सभी को अपडेट करूंगा। तो आप लोग उसमें जुड़ना और अपना जो भी है अपना सवाल पूछना, ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा से ज्यादा जवाब भी दे पाऊंगा। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको जो है चीजें समझ में आई होगी।